धीरे धीरे अपनी सांसों को महसूस कीजिए और कल्पना कीजिए कि अगर पूरा ब्रह्मांड एक पल के लिए रुक जाए तो क्या होगा। सितारे, ग्रह, गैलेक्सियां, सब कुछ अचानक स्थिर हो जाए। क्या तब जीवन संभव रहेगा? क्या तब समय वैसे ही बहेगा? सच तो यह है कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। हर चीज लगातार घूम रही है। आपके आसपास की हवा, आपके भीतर के परमाणु, हमारे ग्रह की धुरी, गैलेक्सियों का चक्र और यहां तक कि स्पेस टाइम खुद भी एक सटल डांस में घूमता है। क्यों? आखिर इस कॉस्मिक स्पिनिंग का असली कारण क्या है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में स्लीपिंग फिलॉसफी के साथ आप जानेंगे कि ब्रह्मांड में ये एंडलेस रोटेशन कैसे पैदा हुआ, कैसे ये हमारी दुनिया को आकार देता है और कैसे ये ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करता है। अगर आप ब्रह्मांड को एक नए शांत और गहरे नजरिए से समझना चाहते हैं तो इस सफर में मेरे साथ बने रहिए। अब शुरू करते हैं आज की यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो आपको धीरे धीरे नींद की ओर ले जाएगी, लेकिन आपके भीतर ज्ञान की नई रोशनी भी जगाएगी। चैप्टर 1, द यूनिवर्सल डांस, व्हाई नथिंग एवर स्टेज स्टिल। धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करिए, अपनी सांसों को शांत कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही विशाल, अनंत, शांत ब्रह्मांड में तैर रहे हैं। चारों तरफ गहरा सन्नाटा है, कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं, सिर्फ एक अनंत अंधेरा जिसमें दूर दूर तक चमकती रोशनियां बिखरी हुई हैं। इन रोशनियों को आप स्थिर समझ सकते हैं, जैसे वो बस वहीं रुकी हुई हैं। लेकिन सच ये है कि इस ब्रह्मांड में कोई भी चीज बिल्कुल भी कभी स्थिर नहीं है। हर तारा, हर ग्रह, हर चंद्रमा, हर गैलेक्सी, सब कुछ घूम रहा है। और सिर्फ बड़ी चीजें ही नहीं, बल्कि आपके शरीर के भीतर मौजूद परमाणु भी एक सटल, ऑलमोस्ट इनविजिबल जर्नी में लगातार घूमते रहते हैं। ये ऐसा है जैसे पूरा ब्रह्मांड किसी कॉस्मिक डांस में शामिल हो, जहां हर चीज अपनी अपनी धुन पर, अपनी अपनी गति से अपना अपना चक्र पूरा कर रही हो। इस अध्याय में हम उसी मूल प्रश्न को धीरे और सरल शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सब कुछ क्यों घूम रहा है? आखिर ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जो हर चीज को लगातार मोशन में रखती है? और ये समझना सिर्फ विज्ञान का विषय नहीं है, ये हमारे अस्तित्व की बुनियाद समझने जैसा है। जब हम किसी वस्तु को घूमते देखते हैं, जैसे पंखा, लट्टू या घूमती हुई पृथ्वी, तो हमें लगता है कि कोई ना कोई बाहरी ताकत ने उसे घुमाया होगा। लेकिन ब्रह्मांड में कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें किसी ने धक्का नहीं दिया, फिर भी वे हमेशा घूमती रहती हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो पहली नज़र में बहुत साधारण लगता है, लेकिन जितना आप इसे समझते जाते हैं, ये उतना ही गहरा और चमत्कारी होता जाता है। अगर आप पृथ्वी को देखें तो वो अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। वही पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूम रही है। सूर्य भी अपने एक्सिस पर घूम रहा है। सौरमंडल भी गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर घूमता है। और हमारी पूरी गैलेक्सी यानी मिल्की वे स्वयं भी ब्रह्मांड के एक विशाल रीजन में घूम रही है। ऐसा लगता है जैसे पूरा कॉस्मोस एक ग्रैंड कॉस्मिक व्हील पर बैठा हो जो कभी रुकता नहीं। लेकिन क्यों? इसका उत्तर हमें दो मंजिलों से मिलता है, एक सरल रोजमर्रा की दुनिया से और एक ब्रह्मांड के जन्म की सबसे शुरुआती क्षणों से। सबसे पहले आइए उस सरल दुनिया को समझते हैं जिसे हम रोज देखते हैं। अगर आप किसी बच्चे को घूमने वाली झूला झूलरी यानी मेरीगो राउंड पर बैठाएं और उसे हल्का सा धक्का दें तो वो लंबे समय तक घूमती रहेगी। क्यों? क्योंकि हवा और फ्रिक्शन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक ये रुकावटें बहुत ज्यादा ना हो, झूला चलता रहता है। यही चीज ब्रह्मांड में भी होती है, बस फर्क इतना है कि वहां लगभग कोई फ्रिक्शन नहीं होता है। जब फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन का रुकना भी नहीं होता है। लेकिन ये जवाब अधूरा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो शुरुआत में चीजों को घूमने के लिए प्रेरित करता होगा। आखिर पृथ्वी को किसने घुमाया? सूर्य को किसने घुमाया?
लाखों करोड़ों सितारों को उनके गैलेक्टिक डांस में किसने शामिल किया? इसका जवाब हमें ब्रह्मांड की जन्म कहानी में मिलता है, बिग बैंग के क्षणों में। लेकिन वो सब हम अगले अध्याय में डिटेल में समझेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं कि प्रारंभिक ब्रह्मांड में मैटर बिल्कुल परफेक्ट सिमेट्री में नहीं फैला था। कुछ जगहें थोड़ी डेंस थीं, कुछ जगहें थोड़ी हल्की। ये छोटी सी अनइवननेस ही कॉस्मिक मोशन की शुरुआत बन गई। जरा सोचिए, अगर आप ऊंचाई से थोड़ा टेढ़ा पत्थर गिराएं तो वो सीधा नीचे नहीं आएगा, बल्कि घूर्णन के साथ गिरेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी शेप और उसके गिरने की दिशा में थोड़ी सी एसिमेट्री होती है। इसी तरह ब्रह्मांड में शुरुआती मैटर बिल्कुल सिमेट्रिकल नहीं था, इसीलिए जैसे ही ग्रेविटी ने उसे अपनी ओर खींचा, रोटेशन भी शुरू हो गई। यही रोटेशन बाद में गहरे कॉस्मिक वॉलपूल्स बनाती है, जो तारे, ग्रह और गैलेक्सी बनाते समय और भी तेजी से घूमने लगती हैं। लेकिन ये सिर्फ भौतिकी की कहानी नहीं है, ये अस्तित्व की कहानी है। आप जिस हवा में सांस लेते हैं, वो भी पृथ्वी के घूमने के कारण ही पैटर्न्स बनाती है। मौसम, हवाएं, समुद्री धाराएं सब रोटेशन से ही पैदा होती हैं। अगर पृथ्वी घूमना बंद कर दे तो सिर्फ दिन और रात ही खत्म नहीं होंगे, बल्कि जीवन जैसी व्यवस्था भी शायद हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब आप सोच सकते हैं कि शायद कुछ चीजें ऐसी होंगी जो नहीं घूमती हैं, लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा दिलचस्प है। हमारे शरीर के भीतर के इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के आसपास एनर्जी स्टेट्स में ऑर्बिट करते हैं। ये क्लासिकल स्पिनिंग नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रकार का इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है। यहाँ तक कि फोटॉन्स भी अपने साथ स्पिन लाइक प्रॉपर्टी लेकर चलते हैं। यानी ब्रह्मांड के हर स्तर पर, माइक्रोस्कोपिक से लेकर कॉस्मिक स्केल तक, रोटेशन किसी न किसी रूप में मौजूद है। ऐसा लगता है जैसे ब्रह्मांड की नेचर ही रोटेशनल है, जैसे इसकी आत्मा में ही मोशन लिखा हुआ हो। जब हम ये सब समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जो कभी रुका ही नहीं, जो हमेशा गतिशील है। हम स्थिर दिखते हैं, लेकिन हम शांत खड़े होकर भी हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। ये मोशन हमारी आंखों को नहीं दिखता, लेकिन इसकी उपस्थिति हमारे हर एक्सपीरियंस को शेप देती है। कल्पना कीजिए, अभी आप शांत होकर इस स्क्रिप्ट को सुन या रख सकते हैं। आपको लगता है कि आप बिल्कुल स्थिर बैठे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप इस वक्त कई मोशंस में एक साथ शामिल हैं। आप पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के साथ घूम रही है, सूर्य गैलेक्सी के साथ घूम रहा है, और गैलेक्सी पूरे यूनिवर्स में अपने मोशन को फॉलो कर रही है। यानी आप किसी एक जगह बैठे हुए भी अरबों किलोमीटर प्रति घंटे की कॉस्मिक यात्रा पर हैं। ये समझना अपने आप में एक मेडिटेशन जैसा अनुभव है, क्योंकि ये हमें हमारे छोटे सीमित पर्सपेक्टिव से बाहर निकालकर ब्रह्मांड की विशालता में ले जाता है। ये एहसास कि हम भी इस ग्रैंड कॉस्मिक डांस का पार्ट हैं, हमारे मन में एक नई शांति भर देता है। एक सटल अवेयरनेस कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक विशाल, हमेशा घूमने वाले कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा के भीतर मौजूद हैं। और यही इस वीडियो की शुरुआत का उद्देश्य है, आपको इस रोटेशन की गहराई में ले जाना, एक सरल भाषा में बिना किसी कठिन शब्दों के, ताकि आप भी महसूस कर सकें कि ब्रह्मांड की ये कंटिन्यूअस मोशन सिर्फ विज्ञान नहीं, एक गहरी आध्यात्मिक अनुभव भी है। इस अध्याय में हमने ये समझा कि ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है। रोटेशन यूनिवर्सल है, ये हर स्केल पर मौजूद है, और ये हमारे अस्तित्व से कहीं गहरा जुड़ा हुआ है। अब अगले अध्याय में हम ब्रह्मांड के जन्म में उतरेंगे, वहां जहां ये मोशन पैदा हुआ था, जहां पहली बार मैटर ने ट्विस्ट लिया और कॉस्मिक स्पिन की शुरुआत हुई। चैप्टर 2, द बर्थ ऑफ स्पिन, हाउ द यूनिवर्स स्टार्टेड मूविंग। धीरे धीरे अपनी सांसों को शांत कीजिए और अपने मन को उस कल्पना की ओर ले जाइए जहां हम समय की शुरुआती सीमाओं को पार करते हुए उस क्षण तक पहुंचते हैं जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। एक ऐसा क्षण जहां न समय था, न जगह थी, न कोई तारा, न कोई ग्रह, सिर्फ एक अनंत ऊर्जा का समुद्र, बेहद छोटा और अकल्पनीय रूप से गर्म। इस अध्याय में हम उसी जन्म स्थल पर लौटेंगे, वहां जहां सबसे पहली बार मोशन शुरू हुआ, जहां पहली बार घूमना संभव हुआ और जहां कॉस्मिक स्पिन की नींव रखी गई। बिग बैंग को हम अक्सर एक विस्फोट के रूप में कल्पना कर लेते हैं, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक एक बम फट गया हो, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है।
बिग बैंग कोई एक्सप्लोजन नहीं था, इट वॉज एन एक्सपेंशन, एक तेजी से फैलता हुआ स्पेस टाइम जो अपने अंदर मौजूद ऊर्जा और कणों को साथ लेकर फैल रहा था। ये विस्तार आज भी जारी है, लेकिन जिस क्षण से ये फैला उसी क्षण से हर चीज बदलने लगी। अब सवाल ये उठता है कि इस फैलाव से रोटेशन कैसे पैदा हुआ। आखिर किसी दिशा में घूमना एक अलग तरह का मोशन है, लीनियर फैलाव से इसका क्या संबंध? इस बात को समझने के लिए हमें ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था की एक छोटी सी इम्परफेक्शन को समझना पड़ेगा। कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में रुई का एक छोटा सा गोल टुकड़ा है, आप उसे निचोड़ते हैं और वो सभी दिशाओं में फैलता जाता है। अगर वो बिल्कुल परफेक्ट शेप में है तो वो बिना घुमे फैल जाएगा, लेकिन अगर उसमें थोड़ी सी भी असमानता है, कहीं थोड़ा ज्यादा मास, कहीं थोड़ा कम मास, कहीं शेप में छोटी सी टेढ़ापन, तो जैसे ही वो फैलने लगेगा उसके अंदर हल्की सी ट्विस्ट पैदा हो जाएगी। यही ट्विस्ट रोटेशन की शुरुआत बन जाएगी। ठीक यही बात पूरे ब्रह्मांड के साथ भी हुई। शुरुआती ब्रह्मांड, जिसे हम कॉस्मिक सूप कहते हैं, बिल्कुल परफेक्टली स्मूथ नहीं था। उसमें छोटे छोटे उतार चढ़ाव थे, टाइनी डेंसिटी फ्लक्चुएशंस। ये फ्लक्चुएशंस इतनी छोटी थीं कि पहली नजर में आपको वे जीरो लगे, लेकिन असल में इन्हीं छोटे से अंतर ने गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स और अंत में हम तक को बनने दिया। ये छोटी इम्परफेक्शंस दो महत्वपूर्ण काम करती थीं। पहला, ये ग्रेविटी के सीड्स बने। दूसरा, ये रोटेशन के सीड्स बने। जब बिग बैंग के कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड बीत चुके थे, तब यूनिवर्स इतनी तेजी से फैल रहा था कि मैटर को गैदर होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन फिर एक समय आया जब एक्सपेंशन थोड़ा धीमा हुआ और ग्रेविटी ने अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। ग्रेविटी न केवल चीजों को एक दूसरे की ओर खींचती है, बल्कि एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उन्हें हल्का सा घुमाना भी शुरू कर देती है। इसे एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि टेबल पर एक भारी गेंद रखी है और उसके पास दो छोटी गोलियां हैं। अगर दोनों छोटी गोलियां बिल्कुल सिमेट्री में रखी हों तो वे एक सीधी दिशा में हैवी बॉल की तरफ लुढ़केंगी, लेकिन अगर उनमें से एक थोड़ी कमी ज्यादा दूरी पर हो तो हैवी बॉल की ओर जाते हुए वे हल्के से साइड वाइज मोशन भी पैदा करेंगी। यही साइड वाइज मोशन ब्रह्मांड के शुरुआती समय में रोटेशन का बीज बना। अब आते हैं एक और आवश्यक संकल्पना पर, एंगुलर मोमेंटम। ये वही क्वांटिटी है जो किसी भी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट में उसके घूमने की इंटेंसिटी को मापती है, और ब्रह्मांड का एक बहुत मजबूत नियम है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट में हल्का सा भी रोटेशनल मोशन है और कोई बाहरी फोर्स उसे रोक नहीं रही है, तो वो मोशन हमेशा रहेगा, कम नहीं होगा। इसी प्रिंसिपल पर आइस स्केटर्स घूमते हैं। जब वो अपने हाथों को भीतर खींचते हैं तो वो और तेज घूमते हैं। ब्रह्मांड में भी यही होता है। शुरुआती कॉस्मिक क्लाउड्स में हल्की सी रोटेशन मौजूद थी। जैसे ही ग्रेविटी ने इन्हें कोलैप्स करना शुरू किया, वे श्रिंक होने लगे और रोटेशन की गति बढ़ती गई। यही स्पिनिंग क्लाउड्स आगे जाकर तारों और ग्रहों को बनाने लगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। शुरुआती ब्रह्मांड में तीन महत्वपूर्ण फिजिकल प्रोसेसेस ने स्पिन को और जन्म दिया। पहला, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। दूसरा, इन्फ्लेशन पीरियड। तीसरा, मैटर डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्री। क्वांटम फ्लक्चुएशंस माइक्रोस्कोपिक स्तर पर रैंडम मोशन पैदा करते हैं। इन्फ्लेशन, जो बिग बैंग के तुरंत बाद एक तेज और बेहद तेजी से फैलने वाला फेज था, इन टाइनी फ्लक्चुएशंस को खींचकर कॉस्मिक स्केल पर ले आया। एक छोटे से माइक्रोस्कोपिक विगल को इन्फ्लेशन ने लाखों प्रकाश वर्षों में फैला दिया। यही रैंडम विगल आगे जाकर गैलेक्सीज की रोटेशन का कारण बना। इस बात को ऐसे समझिए जैसे किसी छोटे कपड़े में हल्की सी सिकुड़न दिखती है। आप उस कपड़े को खींचकर बहुत बड़ा कर दें तो वो छोटी सिकुड़न भी अब स्पष्ट फोल्ड्स बन जाती है। ब्रह्मांड में भी यही हुआ। अब सोचिए, अगर रोटेशन इतनी नेचुरल है तो ब्रह्मांड परफेक्टली स्टिल क्यों नहीं बना? इसका उत्तर बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत सुंदर है। प्रकृति परफेक्ट सिमेट्री पसंद नहीं करती। सिमेट्री टूटती है और उसी टूटन से पैटर्न्स बनते हैं। यही पैटर्न्स ग्रेविटी को शेप देते हैं। यही पैटर्न्स मैटर को स्पिन देते हैं। अगर शुरुआती ब्रह्मांड परफेक्ट सिमेट्रिकल होता तो आज कोई प्लैनेट नहीं होता, कोई स्टार नहीं होता, कोई गैलेक्सी नहीं होती, कोई एटम नहीं होता और हम भी नहीं होते। अब आइए कल्पना करते हैं उस समय की जब यूनिवर्स लगभग न्यू बॉर्न था। उस समय टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि एटम्स भी नहीं बन सकते थे। उस समय सरफेस पार्टिकल्स का फ्यूरियस केओस था। इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन्स, न्यूट्रिनोज, इन सब का मोशन रैंडम था। लेकिन जैसे ही यूनिवर्स ठंडा होना शुरू हुआ, ये रैंडमनेस पैटर्न्स में बदलने लगी। यही पैटर्न्स रोटेशन के सीड्स बने। ब्रह्मांड के जन्म के पहले कुछ मिनटों में न्यूक्लियर फोर्सेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस ने मिलकर एटम्स के पहले न्यूक्लियाई बनाए। एटम्स गैलेक्सीज और स्टार्स बनने से बहुत पहले भी एक सटल डायरेक्शनैलिटी,
एक टाइनी एंगुलर मोमेंटम यूनिवर्स में मौजूद था, और जैसे जैसे मैटर अलग अलग क्षेत्रों में इकट्ठा होने लगा, ये टाइनी रोटेशन विशाल रोटेशनल स्ट्रक्चर्स में बदल गया। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बहुत धीमी, लगभग न दिखने वाली हवा किसी झील की सतह पर हल्की लहरें बनाना शुरू कर देती है। जैसे जैसे समय बीतता है, वो हवा तेज हो जाती है और वही छोटी लहरें बड़े बड़े पैटर्न्स बनाती हैं। इसी तरह शुरुआती ब्रह्मांड की छोटी सी एंगुलर मोमेंटम ग्रेविटी और कोलैप्स के साथ बढ़ती गई, और ये बढ़कर इतनी विशाल स्ट्रक्चर्स को जन्म देने लगी कि आज हम उन्हें गैलेक्सीज कहते हैं। और गैलेक्सी सिर्फ घूमती ही नहीं, वे इतनी तेजी से घूमती हैं कि अगर उनमें दिखने वाली मैटर ही सब कुछ होती तो वे टूट जाती। इस रोटेशन ने एक नया रहस्य भी पैदा किया, डार्क मैटर का, लेकिन ये कहानी हम बाद के अध्यायों में समझेंगे। अब वापस लौटते हैं हमारे सवाल पर, सब कुछ क्यों घूम रहा है? क्योंकि ब्रह्मांड की शुरुआत सिमेट्री से नहीं हुई थी, क्योंकि शुरुआती मैटर परफेक्टली अलाइंड नहीं था, और क्योंकि जब ग्रेविटी किसी अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को खींचती है तो वो उसे घुमाती भी है। इस चैप्टर का सार यही है कि रोटेशन ब्रह्मांड का बाई प्रोडक्ट नहीं, बल्कि उसका नेचुरल आउटकम है। स्पिन कोई चीज नहीं है जो बाद में आई, ये शुरू से ही ब्रह्मांड की संरचना में शामिल थी। और ये समझते ही हमें एहसास होता है कि ब्रह्मांड सिर्फ एक्सपैंड नहीं कर रहा, ये घूम भी रहा है। ये मोशन कोई एक्सटर्नल पुश का परिणाम नहीं है, ये सेल्फ जनरेटेड मोशन है। अब हम तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम देखेंगे कि ये घूमते हुए क्लाउड्स तारे और ग्रह कैसे बनाते हैं, और कैसे एंगुलर मोमेंटम की यही कहानी हमारे सौरमंडल को आकार देती है। चैप्टर 3 कॉस्मिक क्लाउड्स टू स्पिनिंग स्टार्स, द लॉ बिहाइंड रोटेशन। धीरे धीरे एक लंबी गहरी सांस लीजिए और अपने मन को उस अनंत अंतरिक्ष की ओर ले जाइए जहां तारे जन्म लेते हैं, जहां गैस के बादल अनगिनत वर्षों तक भटकते हैं, और जहां ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत कारीगरी होती है, एक तारे का निर्माण। इस अध्याय में हम उसी यात्रा पर निकलते हैं जहां घूमते हुए बादल, जिनमें हल्की सी भी घूर्णन ऊर्जा मौजूद होती है, धीरे धीरे सिमटते हुए एक चमकते हुए तारे में बदल जाते हैं। ये प्रक्रिया दिखाई में जितनी सरल लगती है, असल में उतनी ही गहरी और चमत्कारिक है। हम पिछले अध्याय में समझ चुके हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था में असमान वितरण और हल्की सी असिमेट्री ने रोटेशन के बीज बो दिए थे। अब हम उसी बीज से उगते हुए खोजेंगे कि कैसे एक छोटा सा रोटेशनल हिंट एक विशाल तारे में बदल जाता है, और कैसे ये घूर्णन नियम हमारे पूरे सौर मंडल के निर्माण को नियंत्रित करता है। सबसे पहले कल्पना कीजिए एक विशाल नेबुला की, गैस और धूल का एक बेहद बड़ा फैला हुआ बादल। ये बादल किसी एक जगह पर स्थिर नहीं होता, ये धीरे धीरे तैरता है, फैलता है, सिमटता है और कभी-कभी टकराता भी है। इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम और धूल के कण करोड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। ये बादल इतने बड़े होते हैं कि अगर आप इन्हें पृथ्वी से पूरी तरह देख सकें तो ये आसमान के बड़े हिस्से को घेर लें। अब बात आती है रोटेशन की। ये बादल बिल्कुल स्थिर नहीं होता, ये हमेशा हल्की सी रोटेशन लिए होता है। ये रोटेशन किसी भी क्लाउड में स्वाभाविक होती है, चाहे बहुत कम हो, और यही हल्की शुरुआत बाद में कॉस्मिक हिस्ट्री की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियों में बदल जाती है। अब हम आते हैं मुख्य भौतिक नियम पर, कॉन्जर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये वही नियम है जो किसी ऑब्जेक्ट को घूमते रहने देता है जब तक उसे कोई रोके नहीं। और ब्रह्मांड में घर्षण यानी फ्रिक्शन लगभग न के बराबर होता है, इसलिए एक बार शुरू हुई रोटेशन कभी खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ती जाती है। इस नियम को सरल भाषा में समझने के लिए आइस स्केटर का उदाहरण याद रखिए। जब स्केटर अपने हाथों को बाहर फैलाता है तो वो धीरे घूमता है, लेकिन जब वो अपने हाथों को अपने शरीर के पास खींचता है तो वो बहुत तेज घूमने लगता है। यानी शेप बदलने से एंगुलर मोमेंटम रीडिस्ट्रीब्यूट होता है और रोटेशन तेज हो जाती है। ठीक यही बात कॉस्मिक क्लाउड्स के साथ भी होती है। जब किसी नेबुला पर ग्रेविटी का असर बढ़ने लगता है तो ये फैलना छोड़कर सिमटना शुरू करता है। मिलियन सालों तक ये धीरे धीरे कोलैप्स होता है, और जैसे जैसे ये सिमटता है इसकी रोटेशन तेज होती जाती है। यही वो क्षण है जहां एक सामान्य बादल एक स्पिनिंग व्हर्लपूल में बदलने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके पास पानी की एक बाल्टी है। आप उसे धीरे धीरे गोल गोल घुमाते हैं। शुरुआत में पानी पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर आप कंटेनर को थोड़ा और टिल्ट कर दें और मोशन को थोड़ा स्टेडी कर दें तो आप पानी के भीतर एक छोटा सा भंवर बनते देखेंगे। धीरे धीरे ये भंवर गहराता जाएगा और तेज होने लगेगा। यही प्रक्रिया कॉस्मिक नेबुला के साथ भी होती है। ग्रेविटी उन्हें इनवर्ड खींचती है और रोटेशन उन्हें तेज घूमने पर मजबूर कर देती है। यही स्पिनिंग मोशन ही तारे के निर्माण की असली शुरुआत है। जैसे जैसे ये क्लाउड छोटा होता है, इसके केंद्र में मास जमा होने लगता है। ये मास बढ़कर इतना डेंस हो जाता है कि टेम्परेचर करोड़ों डिग्री तक पहुंच जाता है। इसी इंटेंस हीट और प्रेशर के कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होती है और फ्यूजन ही तारे की धड़कन है। ये वही प्रक्रिया है जो सूरज को चमकाती है। यही वजह है कि तारे ट्रिलियंस और बिलियंस की एनर्जी इतनी स्थिरता से पैदा कर पाते हैं। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ तारे का जन्म नहीं, ये एक पूरे प्लैनेटरी सिस्टम की शुरुआत है। क्लाउड की रोटेशन इतनी तेज हो जाती है कि कोलैप्सिंग मास एक डिस्क में फैल जाता है। इसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। यही डिस्क तेजी से घूमती है, फ्लैटन होती है और इसके मध्य में तारा बनता है। इस डिस्क के बचे हुए पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं, जुड़ते हैं और धीरे धीरे प्लैनेटेसिमल्स बनाते हैं। यही प्लैनेटेसिमल्स आगे जाकर ग्रह बनते हैं। यही कारण है कि हमारे सौर मंडल के ग्रहों की कक्षाएं लगभग एक ही प्लेन में हैं, क्योंकि वो एक ही घूमती हुई डिस्क से बने हैं। अब हम रोटेशन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझते हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर क्लाउड कोलैप्स हो रहा है तो रोटेशन पूरी तरह क्योटिक होनी चाहिए, लेकिन असल में ग्रेविटी और रोटेशन का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही ऑर्डर बनाए रखता है। यही ऑर्डर गैलेक्सीज में होता है, यही ऑर्डर स्टार्स और प्लैनेट्स में होता है। आकाश जितना रैंडम दिखता है उतना है नहीं, ये एक बहुत ही सूक्ष्म पैटर्न फॉलो करता है। अब हम समझेंगे कि क्यों रोटेशन कोलैप्स को रोकती है। ये भी बहुत दिलचस्प फिजिक्स है। जब क्लाउड कोलैप्स होता है तो ग्रेविटी उसे सेंटर की ओर खींचती है, लेकिन रोटेशन एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के रूप में क्लाउड को बाहर की ओर धकेलती है। ये दोनों फोर्सेस तब तक संघर्ष करती रहती हैं जब तक एक संतुलन नहीं बन जाता। इस संतुलन की वजह से डिस्क बनती है। अगर रोटेशन बिल्कुल शून्य होती तो क्लाउड पूरी तरह सेंटर में गिरकर तुरंत कोलैप्स हो जाता। तारे और ग्रह इतने सुंदर ऑर्डर में नहीं बनते, लेकिन रोटेशन कोलैप्स को स्टेबलाइज करती है। यही कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट ही जो प्लैनेट्स की सुंदर कक्षाओं को पैदा करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं गैलेक्टिक स्केल पर। तारों के इसी प्रोसेस की वजह से गैलेक्सीज भी रोटेट करती हैं। आज हम जानते हैं कि गैलेक्सीज की रोटेशन यूनिफॉर्म नहीं होती। आउटर स्टार्स इनर स्टार्स से अलग गति रखते हैं। ये इतना असामान्य है कि इसे समझने के लिए डार्क मैटर की थ्योरी पैदा हुई। यानी रोटेशन सिर्फ तारों का जन्म नहीं समझाती, बल्कि ये सीधे सीधे डार्क मैटर जैसे कॉस्मिक मिस्ट्री की ओर भी इशारा करती है। लेकिन इस चैप्टर में हमारा फोकस ये समझना था कि कैसे कॉस्मिक क्लाउड से स्पिनिंग स्टार्स बनते हैं। ये समझना हमें एक नई क्लैरिटी देता है कि रोटेशन कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं, ये फॉर्मेशन का आधार है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि क्या हर तारा एक समान गति से घूमता है? इसका जवाब है नहीं। कुछ तारे बेहद तेज घूमते हैं, कुछ अपेक्षाकृत धीमे। यहां तक कि हमारी पृथ्वी जो तारे का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, वो भी अपने एक्सिस पर लगातार घूमती रहती है। ये रोटेशन उसे शेप देती है, जैसे इक्वेटोरियल बल्ज। तो रोटेशन शेप्स द यूनिवर्स, लिटरली एंड फिगरेटिवली। इसी रोटेशन की वजह से प्लैनेट्स फ्लैटन होते हैं। इसी रोटेशन की वजह से वेदर सिस्टम्स बनते हैं। इसी रोटेशन के कारण गैलेक्सीज इतने सुंदर स्पाइरल्स बनाती हैं। आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर में रोटेशन सिर्फ मोशन नहीं, एक क्रिएटिव मैकेनिज्म है। एक स्कल्प्टर की तरह ग्रेविटी और एंगुलर मोमेंटम मिलकर ब्रह्मांड की मूर्ति बनाते हैं। तारे, ग्रह, चांद, एस्टेरॉयड बेल्ट्स सब इसी डांस के अलग अलग परिणाम हैं। और जब आप आसमान में कोई चमकता तारा देखते हैं तो समझिए, वो तारा सिर्फ चमक ही नहीं रहा, वो घूम भी रहा है। उसके भीतर एटम्स फ्यूजन कर रहे हैं, एनर्जी पैदा कर रहे हैं, और वो लगातार बिलियंस ऑफ ईयर्स तक शाइन करता रहेगा। लेकिन उसकी ये चमक उसके जन्म की वही स्पिनिंग क्लाउड की देन है जो कभी कॉस्मिक डस्ट का हिस्सा था। अब आप तैयार हैं अगले अध्याय के लिए, जहां हम इस कॉस्मिक डांस को और करीब से समझेंगे कि कैसे पृथ्वी घूमती है और ये रोटेशन कभी रुकी नहीं।
चैप्टर 4 वाई अर्थ स्पिन्स द सिंपल बट हिडन ट्रूथ। जब हम रात के आसमान की ओर देखते हैं और सितारों की शांत झिलमिलाहट को महसूस करते हैं तो ये ख्याल शायद ही कभी मन में आता है कि जिस धरती पर हम खड़े हैं वो खुद लगातार घूम रही है, अथक, अविराम, बिना रुके, बिना थमे। पृथ्वी का घूमना हमारे लिए इतना सामान्य है कि हम इसे महसूस भी नहीं कर पाते, लेकिन ये साधारण सा दिखने वाला चक्र जिसे हम दिन रात कहते हैं, वास्तव में ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों से बना हुआ एक अद्भुत अध्याय है। पृथ्वी के घूमने की कहानी किसी घड़ी की टिक-टिक की तरह नियमित नहीं है। इसके पीछे छुपी है अरबों साल पुरानी एक ऐसी यात्रा जो हिंसा, विस्फोट, गुरुत्वाकर्षण, गैसों के बादल और आदिम ऊर्जा के उन्माद से भरी हुई है। आज की शांत पृथ्वी जिस स्थिरता और कोमलता में घूमती है, उसके पीछे एक अंधड़ है, एक ऐसा अंधड़ जिसे ब्रह्मांड ने तब जन्म दिया था जब हमारा सौर मंडल खुद एक धधकते हुए, घूमते हुए नेबुला की राख से बन रहा था। कल्पना कीजिए 4.6 अरब साल पहले का एक समय, जहां सूरज अभी जन्म लेने वाले थे। अंतरिक्ष में एक विशाल गैसी बादल था, ठंडा, धुंधलाता, लेकिन आकार लेने के लिए तैयार। ये बादल सिर्फ गैस नहीं था, बल्कि धूल, हाइड्रोजन, हीलियम और प्राचीन तारों की राख का मिश्रण था। किसी दूरस्थ विस्फोट, शायद किसी सुपरनोवा ने इसे हल्का सा धक्का दिया और ये बादल सिकुड़ना शुरू हुआ। यही वो क्षण था जहां पृथ्वी के घूमने की शुरुआत हुई। जैसे जैसे वो धूल गैस का बादल सिकुड़ा, वो तेजी से घूमने लगा, ठीक उसी तरह जैसे कोई स्केटर अपने हाथ समेटकर ज्यादा तेजी से घूमने लगता है। ये गति किसी इरादे से नहीं, बल्कि भौतिक विज्ञान के मूलभूत नियमों से जन्मी थी। एक ऐसी गति जो बाद में ग्रहों, उपग्रहों और सूर्यों की पहचान बन गई। इस विशाल घूमते हुए बादल के बीच में भारी तत्व केंद्र में जमा होने लगे। वही केंद्र बाद में हमारा सूर्य बना और उसके आसपास जो सामग्री बची वो घूमती हुई एक डिस्क में फैल गई, जिसे हम आज प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। इसी डिस्क के भीतर धीरे धीरे छोटे छोटे कण एक दूसरे से टकराते गए, चिपकते गए, बड़े होते गए और अंत में एक नवजात पृथ्वी की आकृति लेने लगे। ये नवजात पृथ्वी पूरी तरह ठोस नहीं थी। वो एक तप्त, तरल, ग्लोइंग गेंद जैसी थी, जिसके भीतर क्रोध और उग्रता भरी थी और जिसके चारों ओर अनगिनत कण, धूल और चट्टानें लगातार टकरा रही थीं। इन टक्करों ने पृथ्वी को धीरे धीरे आकार दिया, लेकिन यही टक्करें उसकी घूर्णन गति को भी बढ़ाती गईं। हर टक्कर, हर धक्का पृथ्वी को और तेज घुमाते हुए उसे एक निर्धारित दिशा में स्थिर करता चला गया। ध्यान देने वाली बात यह है कि पृथ्वी के घूमने की दिशा कोई मनमाना चुनाव नहीं है। ये उसी दिशा का परिणाम है जिस दिशा में पूरी गैस डिस्क घूम रही थी। इसलिए सौर मंडल के लगभग सभी ग्रह एक ही दिशा में घूमते हैं। ब्रह्मांड ने शुरुआत में ही पृथ्वी को ये घूमने की आदत दे दी थी और ये आदत इतनी गहरी है कि अरबों साल बाद भी कायम है। लेकिन पृथ्वी की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो युवा थी तब अचानक उससे कुछ ऐसा टकराया जिसने उसकी किस्मत बदल दी। एक मंगल आकार की वस्तु, जिसे हम आज थिया नाम से जानते हैं, नवजात पृथ्वी से टकराई। ये टक्कर इतनी भयावह थी कि पृथ्वी का पूरा बाहरी हिस्सा पिघल गया और उससे निकला मलबा बाद में एक नए चंद्रमा का निर्माण बना। लेकिन इस टक्कर ने सिर्फ चंद्रमा नहीं बनाया, इसने पृथ्वी के घूमने की गति को पुनः स्थापित किया, थोड़ा तेज किया और उसकी धुरी को भी झुका दिया। आज जिस अक्षीय झुकाव के कारण हम ऋतुएं पाते हैं, वो इसी टक्कर की देन है। यानी पृथ्वी का घूमना सिर्फ दिन रात नहीं देता, बल्कि ये मौसमों का रंग बिरंगा नृत्य भी संभव बनाता है। टक्कर के बाद भी पृथ्वी लगातार घूमती रही। उसके आसपास का अंतरिक्ष लगभग खाली था, इसलिए उसे कोई रोकने वाला नहीं था। पृथ्वी के भीतर का द्रव्यमान पूरी तरह संतुलित नहीं था। कुछ भारी हिस्से, कुछ हल्के, कुछ पिघले हुए, कुछ जमे हुए, ये सब मिलकर पृथ्वी को एक जटिल घूर्णन पैटर्न देते थे। उसका घूमना बिल्कुल स्थिर नहीं था, उसमें हल्की सी डगमगाहट थी, जिसे प्रिसेशन कहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लट्टू घूमते घूमते थोड़ा सा कंपकपाता है। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई, उसका बाहरी सतह कठोर हुई, समुद्र बने, महाद्वीप उभरे, लेकिन उसका घूमना जारी रहा, स्थिर, लगातार, अटल। पृथ्वी का घूमना उसकी ऊर्जा का हिस्सा बन गया। उसके हर चक्र के साथ सूरज उगता, ढलता, चमकता और गायब हो जाता। जीवन का हर नियम उसी घूमने से बना। रात की ठंडक, दिन की गर्मी, जलवायु का संतुलन, तापमान का चक्र, हवा का बहाव, सब कुछ उसी घूमने की वजह से है।
आज भी जब हम दिन और रात को एक साधारण बदलाव मानते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि हर बार सूरज का उगना पृथ्वी के लंबे घूर्णन यात्रा की एक नई शुरुआत है। पृथ्वी को न रुकने की ये वजह कोई मशीनरी नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष का वो विशाल खालीपन है जहां कोई ब्रेक नहीं, कोई घर्षण नहीं, कोई रोक नहीं। एक बार किसी वस्तु को घूमना शुरू कर दो तो वो घूमती रहती है, जब तक कि उसे कुछ रोके नहीं। पृथ्वी के लिए रोकने वाला कुछ नहीं है, सिवाय चंद्रमा के हल्के से गुरुत्वाकर्षण घर्षण के, जो बहुत धीरे धीरे उसकी गति कम कर रहा है। लेकिन वो कमी इतनी धीमी है कि अगर आप पूरी मानव सभ्यता को जोड़ भी लें तो ये बदलाव दिखाई नहीं पड़ेगा। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि कई करोड़ साल बाद शायद दिन 25 या 26 घंटे का हो जाए। लेकिन आज की पृथ्वी, आज का आसमान और आज की रातें सभी उसी प्राचीन घूमने की वजह से हैं जो अरबों साल पहले शुरू हुआ था। पृथ्वी का घूमना एक सतत कविता है, जिसे ब्रह्मांड ने लिखा, समय ने संवारा और प्रकृति ने उसे जीवित रखा। ये घूमना सिर्फ एक वैज्ञानिक घटना नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक फुसफुसाहट भी है, जो कहती है कि हर चीज, चाहे वो ग्रह हो या मनुष्य, अपनी एक लय में चलता रहता है, कभी तेज कभी धीमा, लेकिन रुकता नहीं। पृथ्वी की तरह जीवन भी आगे बढ़ता रहता है। हमारी दुनिया का हर पल, हर सांस, हर धड़कन उसी घूर्णन की धुन में बंधी हुई है। पृथ्वी के घूमने की ये कहानी उतनी ही सरल है जितना इसके पीछे का नियम, और उतनी ही गहरी जितना इसका इतिहास। और यही इस अध्याय का छिपा हुआ सच है। पृथ्वी इसलिए घूमती है क्योंकि ब्रह्मांड ने उसे इसी नृत्य में जन्म दिया था। चैप्टर 5। मानव इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हर सभ्यता, हर संस्कृति और हर समय के लोग ऋतुओं को किसी न किसी रूप में पूजा करते आए हैं। कहीं वे देवताओं की इच्छा मानी जाती थीं, तो कहीं प्रकृति के रहस्यों की अभिव्यक्ति। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने अपनी रोशनी से अंधेरों को हटाया, हमने जाना कि मौसमों का ये निरंतर नृत्य किसी जादू का परिणाम नहीं है, बल्कि पृथ्वी के एक अद्भुत, लगभग रहस्यमय गुण का परिणाम है, उसका झुकाव। पृथ्वी घूमती है, हमने समझ लिया, लेकिन ये सिर्फ घूमती ही नहीं, वो थोड़ी तिरछी भी है। उसकी धुरी बिल्कुल सीधी नहीं, बल्कि लगभग 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये झुकाव इतना मामूली दिखता है कि अगर आप एक ग्लोब देखें तो उसे बस हल्का सा झुका हुआ पाते हैं, लेकिन उसी छोटे से झुकाव ने पूरी पृथ्वी की जलवायु, मौसम, तिरछी धूप, लंबी रातें, छोटे दिन, गर्मियों की तपिश और सर्दियों की कसक को पॉसिबल बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि पृथ्वी झुकी क्यों? ये झुकाव आया कैसे? क्या ये हमेशा से था या फिर किसी घटना ने उसे ऐसा बना दिया? ये कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी कि समय में पीछे जाने वाली कोई यात्रा, जहां पृथ्वी अभी शिशु अवस्था में थी। वो पिघली हुई, उग्र, गुस्सैल और लगातार टकरा रही वस्तुओं से घिरी हुई थी। उस समय के ब्रह्मांड में शांति का कोई स्थान नहीं था। जिस तरह किसी बच्चे के जन्म के पहले बाहरी दुनिया उसे उथल पुथल में डाल देती है, उसी तरह उस प्राइमोर्डियल अर्थ को भी कणों और ग्रह जैसी वस्तुओं की बारिश ने आकार दिया। उसी उथल पुथल के बीच एक दिन थिया नामक किसी मंगल आकार की वस्तु ने पृथ्वी से टक्कर मारी। ये टक्कर इतनी विशाल थी कि पृथ्वी का पूरा चेहरा बदल गया। उसका बाहरी हिस्सा पिघल गया और टकराने से निकला मलबा बाद में चंद्रमा बन गया। लेकिन इस टक्कर ने एक और बात की, इसने पृथ्वी की धुरी को तिरछा कर दिया। यानी पृथ्वी का वो झुकाव जिसने बाद में ऋतुओं को जन्म दिया, एक तरह की कॉस्मिक दुर्घटना का परिणाम था। लेकिन ये दुर्घटना ही पृथ्वी के लिए जीवन का आधार बन गई। अगर ये झुकाव ना होता तो पृथ्वी पर हर जगह लगभग बराबर तापमान होता। न गर्मियां होती, न पतझड़, न वसंत, न सर्दियां। शायद जीवन वैसा विकसित ही न होता जैसा आज है। उसे एक दुर्घटना ने पृथ्वी को बदल दिया। इतना बदल दिया कि हर पेड़ का पत्ता, हर हवा का झोंका और हर दिन की सुबह उसी झुकाव के कारण अलग अलग दिखती है। कल्पना कीजिए कि आप सूर्य से बहुत दूर किसी दूसरे ग्रह पर खड़े हैं जहां कोई झुकाव नहीं है। वहां हर समय सूरज लगभग एक ही कोण पर चमकेगा। दिन रात होंगे, लेकिन मौसमों का कोई नृत्य नहीं होगा। न गर्मियों में लंबी रोशनी, न सर्दियों का गहरा अंधेरा। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं है। यहाँ वर्ष भर सूरज का कोण बदलता रहता है। कभी वो ऊंचा उठता है, कभी नीचे झुकता है, कभी उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं, कभी तिरछी। और यही बदलाव मौसमों को जन्म देता है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि पृथ्वी झुकी हुई है। असली जादू यह है कि यह झुकाव स्थायी नहीं है।
वो बहुत धीरे, लगभग नजर न आने वाली गति से बदलता रहता है, मानो पृथ्वी किसी लंबे अनंतकालिक नृत्य में लगी हो। पृथ्वी की धुरी घूमने के दौरान हल्का सा डगमगाती है, जिसे प्रिसेशन कहते हैं। ये डगमगाहट इतनी धीमी है कि एक पूरा चक्र पूरा होने में 26,000 साल लग जाते हैं। यानी पृथ्वी खुद एक विशाल लट्टू की तरह है, जो घूमते हुए थोड़ा सा झुकता, डगमगाता, फिर स्थिर होता जाता है। इस डगमगाहट के कारण सितारों की स्थिति भी धीरे धीरे बदलती है। आज जिस तारा को हम ध्रुव तारा कहते हैं, वो हजारों साल बाद ध्रुव तारा नहीं रहेगा। यानी रात का आकाश स्थिर नहीं है, वो भी ब्रह्मांड के इस नृत्य में शामिल है। लेकिन ये झुकाव सिर्फ मौसम नहीं बनाता, ये पृथ्वी को एक तरह से स्थिर भी रखता है। चंद्रमा बिना किसी संदेह के पृथ्वी की घूर्णन अक्ष को नियंत्रण में रखता है। उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण धुरी बहुत अधिक डगमगाती नहीं। यदि चंद्रमा न होता तो पृथ्वी की धुरी समय समय पर बहुत अधिक झुक सकती थी, कभी 10 डिग्री, कभी 40 डिग्री, कभी 60 डिग्री। ऐसे में मौसम इतने अनियमित हो जाते कि पृथ्वी पर मौजूद अधिकांश जीवन ही संभव नहीं होता। चंद्रमा का अस्तित्व हमें सिर्फ चांदनी नहीं देता, वो पृथ्वी की स्थिरता का संरक्षक है। इस झुकाव ने सागर की हवाओं, समुद्री धाराओं और वातावरण में तापमान के उतार चढ़ाव को एक लय दी। ये लय धीरे धीरे हमारे ग्रह के हर हिस्से में फैल गई। उत्तरी क्षेत्रों के जंगल, दक्षिण के रेगिस्तान, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, ध्रुवों की बर्फीली दुनिया, इन सब का मूल कारण वही झुकाव है जो कभी एक दुर्घटना से उत्पन्न हुआ था। ये झुकाव सिर्फ मौसमों का जन्मदाता नहीं, बल्कि पूरी धरती पर जीवन की विविधता का स्कल्प्टर है। अब सोचिए, एक छोटा सा झुकाव किस तरह से मनुष्य के इतिहास को बदल सकता है। प्राचीन भारत में ऋतुएं कृषि का आधार थीं, खरीफ, रबी, वसंत की फसलें। मिस्र में नील नदी की बाढ़ें सूर्य के कोण और मौसमों से प्रभावित थीं। चीन, माया, यूनान, रोम, हर सभ्यता ने ऋतुचक्र देखकर अपने कैलेंडर बनाए। यदि पृथ्वी झुकी हुई ना होती तो शायद कैलेंडर का कोई अर्थ ही नहीं होता, त्योहारों का कोई समय नहीं होता, इंसानों के जीवन का प्राकृतिक लय ही समाप्त हो जाता। ये झुकाव हमें बताता है कि किसी ग्रह के छोटे से गुण में कितना बड़ा ब्रह्मांड छुपा होता है। 23.5 डिग्री का ये झुकाव आज भी लगातार बदल रहा है। कभी ये 22 डिग्री होता है, कभी 24.5 के करीब पहुंचता है। ये धीमी गति से चलने वाला चक्र लाखों सालों में पृथ्वी की जलवायु को बदल देता है। बर्फीले युग आते हैं, जाते हैं, गर्म जलवायु के युग बनते हैं। धरती कभी हिमाच्छादित गेंद बन जाती है तो कभी हर जगह जंगलों की हरियाली फैल जाती है। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कि पृथ्वी थोड़ी सी झुकी हुई है। लेकिन यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा आता है। ये झुकाव स्थायी नहीं है और इसे नियंत्रित करने वाली ताकतें दिखाई नहीं देती। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा का खिंचाव, पृथ्वी के भीतर का द्रवित कोर और ब्रह्मांड में मौजूद अन्य ग्रहों का प्रभाव, ये सारे मिलकर एक अदृश्य धक्का देते रहते हैं। ये धक्का बहुत धीमा है, इतना धीमा कि एक मानव जीवन में इसका फर्क लगभग ना के बराबर है। लेकिन लाखों सालों में यही धक्का मौसमों के चक्र को बदल देता है, पृथ्वी के जलवायु पैटर्न को बदल देता है और यहाँ तक कि जीवन के विकास के रास्ते को भी मोड़ देता है। अदृश्य शक्तियों का यही खेल पृथ्वी को जीवंत बनाता है। वो ना तो पूरी तरह स्थिर है, ना ही पूरी तरह अनियंत्रित। उसके पास एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक टिकता है, लेकिन धीरे धीरे बदले बिना रहता भी नहीं। हर मनुष्य, हर पशु, हर पेड़, हर सागर, सभी इस संतुलन से जुड़े हुए हैं। जब आप किसी ठंडी सुबह में धुंध घिरती हुई देखते हैं तो वो सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, वो पृथ्वी के झुकाव की कहानी का एक परिणाम होता है। गर्मियों की तपिश जो आपकी त्वचा को झुलसा देती है, वो सिर्फ सूर्य की दूरी का मामला नहीं, वो सूर्य के कोण का खेल होता है। शरद ऋतु में पत्तों का रंग बदलना सिर्फ पेड़ का फैसला नहीं, वो पृथ्वी की धुरी का निर्णय होता है। पृथ्वी के इस झुकाव ने हमें समय का एहसास दिया है। यदि मौसम ना होते तो समय के इन प्राकृतिक चक्रों का कोई अर्थ ही नहीं होता। दिन और रात के अलावा धरती पर कुछ भी बदलता नहीं और जीवन शायद मोनोटोनस, एक रस और विकासहीन रह जाता। दुनिया का हर मौसम एक याद दिलाता है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहने वाले जीव हैं जिसकी धुरी पूरी तरह संतुलित नहीं बल्कि थोड़ा सा तिरछा है, और यही तिरछापन जीवन को ब्रीथ देता है। ये छोटे से झुकाव की कविता ही है कि पृथ्वी पर तापमान बढ़ता है, घटता है,
बारिश आती है, बर्फ जमती है, हवा बहती है, समुद्र उफनते हैं और जंगलों में जीवन पनपता है। जब आप अगली बार किसी सुनहरी सुबह में गर्म हवा का स्पर्श महसूस करें या किसी सर्द रात में आसमान में जमा कणों की चमक देखें, तो याद रखिए कि ये सब पृथ्वी के उस अद्भुत झुकाव और उन अदृश्य ताकतों की वजह से है जो उसे लगातार नियंत्रित और संचालित करती रहती हैं। और इस तरह पृथ्वी अपने झुकाव, सीजन्स और उस इनविजिबल पुश के साथ अपनी अनंत यात्रा पर आगे बढ़ती रहती है। ये यात्रा सिर्फ ग्रह की नहीं, बल्कि पूरे जीवन की कहानी है, जो हर सनराइज और सनसेट के साथ नया अध्याय लिखती है। Chapter 6 From tiny atoms to giant galaxies, spin at every scale. पृथ्वी के झुकाव और ऋतुओं की कहानी समझने के बाद अब जब हम थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे दोनों दिशाओं में देखने की कोशिश करते हैं, तो एहसास होता है कि घूमने की ये प्रवृत्ति सिर्फ ग्रहों तक सीमित नहीं है। ऐसा नहीं कि केवल पृथ्वी या सूर्य या चंद्रमा ही इस ब्रह्मांड में एक चक्रनुमा गति में है। सच तो ये है कि जहां भी आप नजर डालेंगे, चाहे वो किसी परमाणु के भीतर का सूक्ष्म संसार हो या आकाशगंगा का अनंत विस्तार, हर जगह किसी न किसी रूप में घूमना शामिल है। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड अपने अस्तित्व के हर स्तर पर नृत्य करता है और इस नृत्य का पैटर्न कभी नहीं टूटता। कहानी को समझने के लिए हमें पहले अपने ग्रह से बहुत छोटे पैमाने पर जाना होगा, उस दुनिया की ओर जहां वस्तुएं दिखाई नहीं देती, लेकिन जिनकी उपस्थिति हर सांस, हर विचार और हर धड़कन को संभव बनाती है। परमाणुओं की दुनिया। यदि आप अपने आसपास की किसी भी वस्तु को लें, किताब, हवा, पानी, दीवार, आपका शरीर, हर चीज छोटे छोटे परमाणुओं से बनी है। ये परमाणु केवल स्थिर कणों की तरह मौजूद नहीं है, बल्कि उनके भीतर भी एक निरंतर गतिविधि चलती रहती है। परमाणु के बीच में एक नाभिक होता है और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन नामक कण एक निश्चित गति से घूमते रहते हैं। ये घूमना पृथ्वी के घूमने जैसा नहीं है, बल्कि एक क्वांटम स्तर का घुमाव है। इसे समझना आसान नहीं, लेकिन सरल भाषा में कहें तो इलेक्ट्रॉन किसी छोटे ग्रह की तरह नाभिक के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र में घूमते रहते हैं। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्म स्तर भी स्पिन नामक गुण से भरा हुआ है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन कोई शरीर वाली घूमने की क्रिया नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव ऐसा है जैसे वो घूम रहा हो। ये एक तरह की आंतरिक विशेषता है जो इलेक्ट्रॉन के व्यवहार को तय करती है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे किसी व्यक्ति का स्वभाव हो जो हमेशा उसके साथ रहता है और हर परिस्थिति में उसकी प्रतिक्रिया को निर्धारित करता है। इलेक्ट्रॉन का ये स्पिन उसके चुंबकीय गुणों को जन्म देता है और यही कारण है कि चुंबक काम करते हैं, बिजली काम करती है, यहाँ तक कि आपका मोबाइल फोन भी काम करता है। यानी वास्तविकता ये है कि यदि इलेक्ट्रॉनों में ये स्पिन न होता तो आप जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया संभव ही न होती। ये स्पिन ही परमाणुओं को स्थिर रखता है, उन्हें एक साथ जोड़ता है और पदार्थ को एक निश्चित रूप देता है। ये स्पिन वो अदृश्य धुन है जो ब्रह्मांड की सबसे छोटी इकाइयों में गूंजती रहती है। अब हम थोड़ा बड़ा पैमाना लें तो पाएंगे कि सिर्फ परमाणु ही नहीं, बल्कि यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन सभी के भीतर भी एक क्वांटम स्पिन मौजूद होता है। ये स्पिन कोई ऐसी चीज़ है जिसे आप छू सकें या देख सकें, लेकिन इसकी वजह से ही पदार्थ की स्थिरता बनी रहती है। जिस तरह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपनी धुरी पर घूमती है, उसी तरह एक न्यूट्रॉन के भीतर मौजूद क्वार्क भी तेज, लगभग प्रकाश जैसी गति से चल रहे होते हैं और ये आंतरिक गति उस न्यूट्रॉन के स्पिन का कारण बनती है। अब आप इस नृत्य को थोड़ा और बढ़ा कीजिए। परमाणु और उपपरमाणविक कणों से ऊपर बढ़ते हुए हम ग्रहों की ओर आते हैं, फिर तारों की ओर और फिर आकाशगंगाओं की ओर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरह पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, उसी तरह सूर्य भी घूमता है। वो भी अपने केंद्र के चारों ओर लगातार चक्कर लगाता है। एक साधारण सी दिखने वाली चीज जैसे सूरज भी एक गतिशील, सक्रिय वस्तु है। उसका ये घुमाव उसके भीतर मौजूद प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्रों को अनोखे तरीके से प्रभावित करता है, जिससे कभी-कभी सूर्य के धब्बे बनते हैं और सौर तूफान उठते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सूर्य सिर्फ खुद नहीं घूमता, वो पूरे सौरमंडल को लेकर आकाशगंगा के केंद्र के चारों ओर भी घूमता है। ये यात्रा इतनी विशाल है कि सूर्य एक पूरा चक्कर लगभग 23 करोड़ साल में पूरा करता है। इसका मतलब है कि जब डायनासोर पहली बार पृथ्वी पर आए थे, उस समय सूर्य अभी आकाशगंगा के उसी हिस्से में था जहाँ आज नहीं है। हमारा ग्रह और हमारी पूरी सभ्यता सूर्य के साथ एक लंबे अनंत चक्र में आगे बढ़ते रहते हैं।
अब आप इस नित्य को और भी विशाल रूप में कल्पना कीजिए। हमारी आकाशगंगा द मिल्की वे सिर्फ तारों का समूह नहीं है, बल्कि वो खुद एक विशाल चक्र है। उसके केंद्र में एक महाविशाल ब्लैक होल है जो इतना भारी और इतना शक्तिशाली है कि पूरी आकाशगंगा उसके गुरुत्वाकर्षण के कारण घूमती रहती है। जैसे पानी नाली में घूमता है, वैसे ही आकाशगंगा के तारे और गैसें उस ब्लैक होल के आसपास नाचती रहती हैं। ये नित्य धीरे धीरे चलता है, लेकिन इतना स्थायी है कि अरबों वर्षों से चला आ रहा है और आने वाले अरबों वर्षों तक चलता रहेगा। दिलचस्प बात यह है कि आकाशगंगाओं का घूमना किसी भी सामान्य नियम का पालन नहीं करता। वैज्ञानिकों ने पाया कि आकाशगंगा के बाहरी हिस्से के तारे उतनी तेजी से घूमते हैं जितना वो नहीं घूमने चाहिए थे। इसका मतलब ये था कि आकाशगंगा में कुछ और भी मौजूद है, कुछ अदृश्य, कुछ ऐसा जो देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। इसे डार्क मैटर कहा गया। डार्क मैटर एक रहस्य है, लेकिन एक ऐसा रहस्य जो ये दिखाता है कि अपने विशाल पैमाने पर भी ब्रह्मांड का घूमना उन्हीं अदृश्य नियमों का पालन करता है, जैसे छोटे कणों का स्पिन। डार्क मैटर वो चुपचाप खड़ा हुआ रक्षक है जो आकाशगंगा को टूटने या बिखरने से बचाता है। उसकी उपस्थिति न होती तो आकाशगंगा का ये नित्य टुकड़ों में बिखर जाता। लेकिन ये घूमना सिर्फ बड़ी चीज़ों में नहीं है। छोटे परमाणुओं से लेकर बड़ी आकाशगंगाओं तक हर पैमाने पर स्पिन मौजूद है। ये ऐसा है जैसे ब्रह्मांड में हर वस्तु जन्म लेते ही एक छोटा सा घूमना प्राप्त कर लेती है, एक टाइनी पुश, एक सटल मोमेंटम जो कभी खोता नहीं। इसी स्पिन की वजह से ब्रह्मांड में संतुलन बना रहता है। सितारों का निर्माण इसी गति से प्रभावित होता है। ग्रहों का निर्माण इसी स्पिन के कारण होता है। यहाँ तक कि जीवन के विकास में भी ये चक्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि परमाणुओं का स्पिन न होता तो डीएनए का आकार भी वैसा नहीं बन पाता जैसा वो आज है। वो स्पाइरल फॉर्म, यानी वो घूमने का पैटर्न भी एक तरह का घूमने का ही पैटर्न होता है। अब आप सोचिए, एक ऐसा नियम जो सबसे छोटे कणों में भी लागू होता है, वही नियम तब भी सच्चा है जब आप पूरी आकाशगंगा को देखते हैं। ये आपको बताता है कि ब्रह्मांड किसी बिखरे हुए समूह की तरह नहीं बना, बल्कि वो एक लय में बना है, एक ऐसी लय जो हर पैमाने पर एक जैसा पैटर्न दोहराती है। इस पैटर्न को आप चाहे सूक्ष्म स्तर पर देखें या विशाल स्तर पर, ये हमेशा आपके सामने एक ही कहानी लाता है। हर चीज़ घूम रही है, हर चीज़ एक चक्र के भीतर है, और शायद इसी चक्र में ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई छुपी हुई है। जब आप अपनी हथेली को देखकर सोचें कि उसके अंदर मौजूद परमाणु भी किसी न किसी रूप में घूम रहे हैं, तो अचानक एक एहसास होता है कि आप खुद भी उसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। इसी तरह जब आप रात में तारों की ओर देखकर कल्पना करते हैं कि ये तारे भी किसी विशाल नृत्य का हिस्सा हैं, तो लगेगा कि पूरा ब्रह्मांड ही एक घूमते हुए रहस्य की तरह है। एक छोटा सा इलेक्ट्रॉन हो, एक जलता हुआ तारा हो, एक विशाल आकाशगंगा हो, सबके भीतर एक ही नाद, एक ही धुन, एक ही चक्र चलता रहता है। यही इस अध्याय की सच्चाई है कि ब्रह्मांड का हर स्तर घूमना जानता है, और घूमना ही ब्रह्मांड का जीवन है। Chapter 7 The Mystery of Galactic Rotation. Why Stars Move in Perfect Harmony. धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और उस विशाल अंधेरे अंतरिक्ष की ओर ध्यान केंद्रित कीजिए, जहां हमारी मिल्की वे आकाशगंगा हजारों करोड़ तारों को अपने भीतर समेटे हुए घूम रही है। हर तारा, चाहे वो सूरज जैसा विशाल हो या कोई छोटा सा रेड ड्वार्फ, एक अद्भुत रिदम में घूमता है। ये रिदम इतना परफेक्ट है कि एक ऑब्जर्वर अगर दूर से देखे तो लगेगा कि सारे तारे एक सुसंगत लहर की तरह नाच रहे हैं। लेकिन ये नृत्य सिर्फ दिखावे का नहीं है। इसके पीछे छुपा है एक गहरा रहस्य, जिसे समझना आज भी वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबसे पहले कल्पना कीजिए कि आप अपनी टेलीस्कोप के जरिए मिल्की वे को देखते हैं। आप देखते हैं कि आकाशगंगा की स्पाइरल आर्म्स, वे गोलाकार ढांचे जिनमें लाखों तारे और नेब्यूला शामिल हैं, घूमते हुए एक अद्भुत स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तारे अपने या ऑर्बिट के भीतर इतने प्रिसिजन में चलते हैं कि आप सोच सकते हैं कि क्या ये सब किसी इनविजिबल कंडक्टर के निर्देशन में हो रहा है। असल में आकाशगंगा का रोटेशन न्यूटोनियन फिजिक्स से पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सर आइजैक न्यूटन के नियम बताते हैं कि जिस तरह सूरज के चारों ओर ग्रह घूमते हैं, वैसे ही आकाशगंगा में इनर स्टार्स तेज घूमेंगे और आउटर स्टार्स धीमे। लेकिन जब वैज्ञानिकों ने आउटर स्टार्स की गति को मेजर किया तो पाया कि आउटर स्टार्स इनर स्टार्स के ऑलमोस्ट सेम स्पीड से घूम रहे थे।
ये एनॉमली इतना बड़ा था कि इसे गैलेक्टिक एस्ट्रोनॉमर्स ने डेकेड्स तक समझने की कोशिश की। इस मिस्ट्री को गैलेक्टिक रोटेशन कर्व प्रॉब्लम कहा गया। मतलब आउटर स्टार्स के घूमने की स्पीड उस तरह की नहीं थी जैसी एक्सपेक्टेड थी। यदि सिर्फ विजिबल मैटर हो तो आउटर स्टार्स धीरे धीरे गैलेक्टिक सेंटर से बाहर निकलते, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। यहाँ से आया कॉन्सेप्ट डार्क मैटर का। ये एक इनविजिबल, अनदेखी चीज है जो कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती, कोई हीट रिलीज नहीं करती, लेकिन ग्रेविटी का प्रभाव देती है। यही इनविजिबल मैटर आउटर स्टार्स को उनकी गति में बांध कर रखता है। यही वजह है कि स्पाइरल आर्म्स इतने परफेक्ट हार्मनी में घूमते हैं। डार्क मैटर एक प्रकार की कॉस्मिक स्कैफोल्डिंग का काम करता है, एक ऐसा इनविजिबल स्केलेटन जो पूरी गैलेक्सी को बनाए रखता है और सुनिश्चित करता है कि सभी तारे स्मूथ ऑर्बिट में रहें। लेकिन गैलेक्टिक रोटेशन सिर्फ डार्क मैटर का ही कमाल नहीं है। स्पाइरल स्ट्रक्चर का निर्माण भी रोटेशनल डायनामिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अद्भुत इंटरैक्शन से होता है। एक स्पाइरल गैलेक्सी को हमेशा एसिमेट्री चाहिए। अगर सारे स्टार्स बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से घूमते तो स्पाइरल पैटर्न कभी न बनता। यही एसिमेट्री स्पाइरल डेंसिटी वेव्स का जन्म देती है। ये वेव्स, जिन्हें डेंसिटी वेव्स कहा जाता है, स्टार्स और गैस क्लाउड्स को एक रिदम में बहने पर मजबूर करती हैं। यही रिदम वो इनविजिबल कंडक्टर है जो दिखावे में परफेक्ट हार्मनी पैदा करता है। अब ध्यान दीजिए कि मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। हर तारे का मास अलग है, हर तारे की स्पीड अलग है, और फिर भी ये सब एक कोहेरेंट स्ट्रक्चर में घूमता है। इसका मतलब है कि हर तारे पर वही ग्रेविटेशनल लॉज अप्लाई हो रहे हैं और डार्क मैटर की इनविजिबल प्रेजेंस उसे एक निश्चित बाउंड्री में बांध रही है। ये फिनोमिनन उस तरह है जैसे एक ऑर्केस्ट्रा में हजारों इंस्ट्रूमेंट्स हों। हर इंस्ट्रूमेंट अलग फ्रीक्वेंसी पर बज रहा हो, लेकिन कंडक्टर की बैटन से सभी इंस्ट्रूमेंट्स परफेक्ट हार्मनी में एक मेलोडी बना रहे हों। लेकिन ये पूरा नृत्य रैंडम नहीं है। जब वैज्ञानिक कंप्यूटर सिमुलेशंस और मॉडल्स बनाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गैलेक्टिक रोटेशन एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है। इसका मतलब है कि स्टार्स और गैस क्लाउड्स खुद अपनी पोजीशंस और वेलोसिटीज एडजस्ट करते हैं ताकि स्पाइरल स्ट्रक्चर और रोटेशन स्टेबल रहे। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स में धीरे धीरे होता है और यही स्टेबिलिटी हमारी मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज को बिलियंस ऑफ ईयर्स तक सर्वाइव करने में मदद करती है। अब थोड़ा क्लोजर नजर डालते हैं। तारों के भीतर हर तारे के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में बदल रहे हैं। इस फ्यूजन के कारण एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये एनर्जी रिलीज स्टार्स के रोटेशनल डायनामिक्स को भी प्रभावित करती है। फास्टर रोटेटिंग स्टार्स अपने पोल्स के आसपास थोड़े फ्लैटेंड हो जाते हैं। ये शेप चेंज मैग्नेटिक फील्ड्स और स्टेलर विंड के पैटर्न को बदल देता है। इसलिए हर तारे की रोटेशन उसके मास, इंटरनल एनर्जी और सराउंडिंग एनवायरनमेंट से जुड़ी होती है। और यही वही नियम है जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स में भी दिखता है। गैलेक्टिक सेंटर में सैजिटेरियस ए जैसे ब्लैक होल्स मौजूद हैं। ये ब्लैक होल सराउंडेड हैं गैस, डस्ट और स्टार्स के बहुत बड़े डिस्क से। ये डिस्क भी रोटेट करता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटी और एंगुलर मोमेंटम के परफेक्ट इंटरैक्शन के कारण स्टार्स धीरे धीरे ब्लैक होल के चारों ओर स्पाइरल करते हैं। यहाँ भी एक इनविजिबल पुश है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, जो सिस्टम को कोलैप्स होने से रोकता है। एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है स्टेलर ऑर्बिट्स की अलाइनमेंट। स्टडीज में पाया गया कि मिल्की वे के ज्यादातर स्टार्स लगभग उसी प्लेन में ऑर्बिट करते हैं जिसे गैलेक्टिक प्लेन कहा जाता है। आउटर हेलो स्टार्स और ग्लोबुलर क्लस्टर अलग प्लेन में होते हैं, लेकिन कोर स्टार्स, डिस्क स्टार्स और स्पाइरल आर्म्स की मोशन लगभग कोप्लेनर होती है। यही कोप्लेनैरिटी गैलेक्टिक हार्मनी का सीक्रेट है। ये दर्शाता है कि आकाशगंगा केवल एक कियोटिक क्लाउड नहीं है, बल्कि एक ऑर्डर्ड, सेल्फ सस्टेनिंग कॉस्मिक सिस्टम है। लेकिन क्या यह सिर्फ मिल्की वे पर लागू होता है? नहीं। जब एस्ट्रोनॉमर्स अन्य स्पाइरल गैलेक्सीज जैसे एंड्रोमेडा, ट्रायंगुलम और वर्लपूल गैलेक्सी को ऑब्जर्व करते हैं तो वही पैटर्न देखा जाता है। स्पाइरल आर्म्स, स्टार्स, गैस क्लाउड्स, रोटेशनल वेलोसिटी, ऑल परफेक्टली ऑर्केस्ट्रेटेड। केवल डिफरेंस ये होता है कि उनकी साइज, मास और डार्क मैटर डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, लेकिन कोर प्रिंसिपल वही है, रोटेशन, ग्रेविटी और इनविजिबल स्कैफोल्डिंग का अद्भुत सिनर्जी। इस हार्मनी का एक और सटल कारण है टाइडल इंटरैक्शंस। जब दो गैलेक्सीज पास आती हैं,
उनका ग्रेविटेशनल पुल स्पाइरल आर्म्स और स्टेलर ऑर्बिट्स को डिस्टॉर्ट कर देता है। कुछ केसेस में ये मर्जर में बदल जाता है, लेकिन इससे भी गैलेक्टिक रोटेशन स्थिर रहता है। ये दिखाता है कि रोटेशन एक एक्सट्रीमली रेजिलिएंट फिनोमिनन है। ये केओस के बावजूद अपने पैटर्न को मेंटेन करता है। अंत में गैलेक्टिक रोटेशन हमें ये सिखाती है कि ब्रह्मांड सिर्फ रॉ मैटर का नहीं है, इसमें इनविजिबल फोर्सेस, सटल पुशेस और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग रूल्स भी शामिल हैं। हर स्टार, चाहे वो सूरज जैसा छोटा हो या किसी जाइंट स्टार क्लस्टर में हो, हर ऑब्जेक्ट इसी नियम का पालन करता है। यही कारण है कि बिलियंस ऑफ स्टार्स एक स्पाइरल गैलेक्सी में इतने परफेक्ट हार्मनी में घूमते हैं। ये केवल फिजिक्स का नियम नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे खूबसूरत कविता है। तो जब आप मिल्की वे की रात के आकाश को देखें और हजारों स्टार्स की चमक महसूस करें, तो समझिए कि ये सिर्फ रैंडम लाइट नहीं है, ये कॉस्मिक डांस है, जहां प्रत्येक स्टार का मोशन मेटिकुलसली ट्यून्ड है, जहां डार्क मैटर की इनविजिबल प्रेजेंस उन्हें बांधती है, और जहां ग्रेविटेशनल फोर्सेस, एंगुलर मोमेंटम और डेंसिटी वेव्स मिलकर एक रिदम बनाते हैं। और यही रिदम हमें यह एहसास दिलाता है कि ब्रह्मांड में हर चीज, सबसे छोटे से सबसे बड़े पैमाने तक, घूर्णन के नियम का पालन करती है। एटम स्पिन करते हैं, प्लैनेट्स रोटेट करते हैं, स्टार्स ऑर्बिट करते हैं, गैलेक्सी स्वर करती हैं। हर स्केल पर स्पिन मौजूद है, और यही वो इनविजिबल हार्मनी है जो एंटायर कॉस्मोस को एक कोहेरेंट, लिविंग, ब्रीदिंग स्ट्रक्चर बनाती है। Chapter 8. The spinning of space-time itself, frame dragging and relativity. हमने अब तक देखा कि ब्रह्मांड के हर पैमाने पर घूमना मौजूद है, from tiny atoms to giant galaxies। लेकिन अब हम एक और गहरी और रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। वो दुनिया जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते, क्योंकि ये हमारे रोजमर्रा के अनुभव के बाहर है। ये दुनिया है स्पेस टाइम, अर्थात समय और स्थान का फैब्रिक, और ये भी घूमता है, वो भी अपने तरीके से, अपने नियमों के अनुसार। जब आइंस्टाइन ने अपनी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी प्रस्तुत की, तो उसने एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य उजागर किया। ब्रह्मांड सिर्फ वस्तुओं का समूह नहीं है, बल्कि समय और स्थान एक फैब्रिक की तरह है, जिसे मास और एनर्जी वॉक करते हैं। हर ग्रह, हर तारा, हर आकाशगंगा इस फैब्रिक को मोड़ती है। लेकिन और भी चौंकाने वाली बात यह है कि यदि कोई मैसिव ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो वो केवल अपने चारों ओर ग्रेविटी पैदा नहीं करता, बल्कि वो स्पेस टाइम को भी घुमाता है। इसे हम कहते हैं फ्रेम ड्रैगिंग। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल स्विमिंग पूल के बीच में खड़े हैं और पूल में पानी बिल्कुल स्थिर है। अब अचानक पूल के बीच में कोई बड़ा पैडल तेजी से घूमने लगता है। पानी उसके चारों ओर स्वर्ल करने लगता है। ये स्वर्ल बिल्कुल वैसा ही है जैसा कोई स्पिनिंग अर्थ या स्पिनिंग ब्लैक होल अपने आसपास स्पेस टाइम में पैदा करता है। इसी फिनोमेनन को हम कहते हैं लेंस थरिंग इफेक्ट, और ये आइंस्टाइन की थ्योरी का एक डायरेक्ट प्रूफ है। अर्थ खुद भी स्पिनिंग है, तो थियोरेटिकली अर्थ अपने आसपास स्पेस टाइम को हल्के से ट्विस्ट कर रहा है। ये इफेक्ट इतना सटिल है कि हम इसे सीधे महसूस नहीं कर सकते, लेकिन एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ग्रेविटी प्रोब बी ने इसे मेजर किया। उसके जायरोस्कोप्स ने दिखाया कि अर्थ वास्तव में स्पेस टाइम को अपने रोटेशन के साथ हिला रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के पास घूम रहा है, तो उसकी ट्रैजेक्टरी केवल ग्रेविटी के कारण नहीं, बल्कि अर्थ के घूर्णन के कारण भी थोड़ा बदलती है। अब जब हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे ब्लैक होल्स, तो ये फिनोमेनन और भी एक्सट्रीम हो जाता है। एक स्पिनिंग ब्लैक होल, जिसे हम कर्व ब्लैक होल कहते हैं, उसके पास स्पेस टाइम ऐसा ट्विस्ट होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो लाइट हो या कोई स्टार, उसकी ट्रैजेक्टरी पूरी तरह बदल जाती है। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है कि वो आसपास के लाइट पाथ्स, मैटर और यहाँ तक कि ग्रेविटेशनल वेव्स को भी अपने रोटेशन के साथ घुमा देता है। इसका एक अद्भुत पहलू यह है कि ब्लैक होल का ये स्पिन स्पेस टाइम में एक इनविजिबल व्हर्लपूल क्रिएट करता है। जैसे पानी के व्हर्लपूल में ऑब्जेक्ट्स अपनी ओर खींचे जाते हैं, वैसे ही स्पिनिंग ब्लैक होल के पास आने वाली चीजें उस रोटेशनल ग्रेविटी में फंस जाती हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर भी ये फ्रेम ड्रैगिंग महसूस किया जा सकता है। अर्थात ब्लैक होल सिर्फ अपनी सिंगुलैरिटी तक ही पावरफुल नहीं है, बल्कि उसके चारों ओर के स्पेस टाइम को भी शेप देता है।
फ्रेम ड्रैगिंग केवल ब्लैक होल्स तक सीमित नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार जैसे कॉम्पैक्ट डेंस ऑब्जेक्ट्स भी अपने स्पिन से सराउंडिंग स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक ऑब्जेक्ट जिसका मास सन से कई गुना ज्यादा हो, लेकिन वो सिर्फ 20 किलोमीटर्स के डायमीटर में कंप्रेस्ड है। उसकी रोटेशन कुछ मिलीसेकंड्स में पूरी होती है। ये सुपर फास्ट स्पिन सराउंडिंग स्पेस टाइम को इतना ट्विस्ट कर देता है कि अगर कोई लाइट बीम पास से गुजरे तो उसकी डायरेक्शन मेजरेबल चेंज हो जाती है। रिलेटिविटी का ये नियम हमें ये भी बताता है कि स्पिन और रोटेशन केवल मैटर तक सीमित नहीं है। ग्रेविटेशनल वेव्स, जिन्हें लाइगो जैसी ऑब्जर्वेटरीज डिटेक्ट करती हैं, वो भी स्पिनिंग मैसिव ऑब्जेक्ट से पैदा होती हैं। जब दो ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो उनका कंबाइंड स्पिन सराउंडिंग स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शंस पैदा करता है। ये डिस्टॉर्शंस लाइट और मैटर दोनों को सटली अफेक्ट करते हैं। मतलब ब्रह्मांड का हर रोटेशन, चाहे वो एटम हो, प्लैनेट हो, स्टार हो या ब्लैक होल, स्पेस टाइम के फैब्रिक में परमानेंट इंप्रेशन छोड़ता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प फिनोमिनन है जिसे साइंटिस्ट्स कहते हैं जियोडेटिक इफेक्ट। अर्थ जैसे रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से स्पेस टाइम न केवल ट्विस्टेड होता है बल्कि स्लाइटली कर्व्ड भी होता है। इस कर्वेचर की वजह से ऑब्जेक्ट्स अपनी नेचुरल फ्री फॉल ट्रेजेक्टरीज में हल्का सा ड्रिफ्ट एक्सपीरियंस करते हैं। ये ड्रिफ्ट मेजरेबल है और ग्रेविटी प्रोब बी ने इसे कंफर्म किया। यही वो सटल ट्रूथ है जो बताती है कि रोटेशन केवल फिजिकल मोशन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को भी शेप देता है। अब सोचिए, जब एक ऑब्जर्वर किसी स्पिनिंग ब्लैक होल के पास होता है तो उसके क्लॉक्स भी अलग तरीके से टिक करते हैं। जनरल रिलेटिविटी के अनुसार स्पेस टाइम की ट्विस्टिंग और कर्वेचर की वजह से समय इटसेल्फ स्लो हो जाता है। यही कारण है कि एक एस्ट्रोनॉट इवेंट होराइजन के पास खड़ा है तो उसका समय ऑब्जर्वर्स के लिए बाहर पृथ्वी पर बहुत स्लो चलता है। मतलब रोटेशन और स्पिन केवल मैटर का खेल नहीं है, बल्कि टाइम इटसेल्फ का गेम है। स्पेस टाइम का ये स्पिनिंग फिनोमिनन हमें एक और गहरी सच्चाई बताता है। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। हर चीज, मैसिव ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, इवन द फैब्रिक ऑफ स्पेस इटसेल्फ डायनामिक है, मोशन में है, रोटेट कर रहा है। यही रोटेशन उसे अलाइव, कोहेरेंट और एंडलेसली फैसिनेटिंग बनाता है। और एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है फ्रेम ड्रैगिंग का इम्पैक्ट ऑन ऑर्बिट्स। जब कोई सैटेलाइट या स्टार रोटेटिंग मैसिव ऑब्जेक्ट के आसपास मूव करता है तो उसकी ऑर्बिट केवल इलिप्टिकल नहीं रहती, वो थोड़ी प्रिसेस होती है। मर्क्यूरी की ऑर्बिट का फेमस पेरिहीलियन प्रिसेशन जुपिटर और सन के ग्रेविटेशनल इंटरैक्शन से पार्टली एक्सप्लेन होता है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन में जनरल रिलेटिविटी की प्रिडिक्शंस और फ्रेम ड्रैगिंग शामिल हैं। मतलब रोटेशन लिटरली कॉस्मिक बैले के कोरियोग्राफी को डिफाइन करता है। और अगर आप सोचते हैं कि ये कॉन्सेप्ट केवल थियोरेटिकल है, तो याद रखिए कि जीपीएस सैटेलाइट्स भी इसे करेक्ट करने के लिए एडजस्ट किए जाते हैं। उनके क्लॉक्स रिलेटिविस्टिक करेक्शंस के कारण एडजस्ट होते हैं, क्योंकि अर्थ का स्पिन और कर्वेचर सराउंडिंग स्पेस टाइम को सटली डिस्टॉर्ट करता है। अगर ये करेक्शंस ना हो तो जीपीएस इनएक्यूरेट हो जाएगा। मतलब फ्रेम ड्रैगिंग और स्पिन का इफेक्ट हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी छुपा हुआ है। ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स की एक्सट्रीम स्पिनिंग सिस्टम्स हमें यह भी सिखाती हैं कि यूनिवर्स में मोमेंटम कंजर्व होना कितना फंडामेंटल है। एंगुलर मोमेंटम, चाहे माइक्रोस्कोपिक स्पिन हो या स्टेलर रोटेशन, हमेशा प्रिजर्व्ड होता है। यही प्रिंसिपल गैलेक्सीज के स्पाइरल स्ट्रक्चर, प्लैनेटरी ऑर्बिट्स और एटॉमिक स्पिन तक में नजर आता है। तो इसलिए जब हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड बस स्टार्स और प्लैनेट्स का समूह है, तो हम एक क्रूशियल एस्पेक्ट भूल जाते हैं। स्पेस टाइम इटसेल्फ स्पिन्स, और वही रोटेशन हर चीज को बाइंड, बैलेंस और गाइड करता है। स्पिन्स, ट्विस्ट्स, फ्रेम ड्रैगिंग ये केवल फिजिक्स के नियम नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड की हार्ट बीट हैं। यही हार्ट बीट गैलेक्सीज को स्वर्ल करती है, ब्लैक होल्स को डायनेमिक बनाती है और एटॉमिक वर्ल्ड को स्टेबल रखती है। जब आप रात को स्टार्स की ओर देखेंगे तो सिर्फ प्रकाश नहीं देख रहे, आप उस स्पिनिंग फैब्रिक की सटल वाइब्रेशन देख रहे हैं जिसके भीतर हमारा यूनिवर्स डांस कर रहा है। स्पेस टाइम खुद रोटेट कर रहा है और यही रोटेशन यूनिवर्स को अलाइव, कोहेरेंट और एंडलेसली फैसिनेटिंग बनाता है। और यही है उस अनसीन येट ऑमनी प्रेजेंट स्पिनिंग की कहानी, जहां रोटेशन केवल मैटर तक सीमित नहीं है, बल्कि समय और स्थान की इटसेल्फ फैब्रिक को ट्विस्ट करता है और हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड का हर लेवल, माइक्रो से मैक्रो, एक इटर्नल स्पिन के रिदम में बंधा हुआ है।
Chapter 9 When Rotation Breaks the Rules, Superfluids and Quantum Mysteries। अब जब हम ब्रह्मांड के विशाल और माइक्रोस्कोपिक दोनों पैमानों पर घूमने की कहानियों को समझ चुके हैं, तो हम एक और बेहद अजीब और रहस्यमय दुनिया में प्रवेश करने वाले हैं। ये वो दुनिया है जहां घूमना नियमों को तोड़ देता है, जहां क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है और क्वांटम मैकेनिक्स का चमत्कार सामने आता है। ये दुनिया है सुपरफ्लूइड्स और क्वांटम वॉर्टिसेस की। हमने देखा कि प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज सभी अपनी स्पिन के अनुसार ऑर्डरली घूमते हैं। लेकिन अगर हम स्केल को बहुत छोटा करें, एटॉमिक और सब एटॉमिक लेवल तक, तो बिहेवियर बिल्कुल अलग हो जाता है। क्वांटम वर्ल्ड में घूमना डिटर्मिनिस्टिक नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स और बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट्स जैसी सिस्टम्स ऐसी लॉज फॉलो करती हैं जो क्लासिकल इंट्यूशन के खिलाफ हैं। सबसे पहले समझते हैं सुपरफ्लूइड्स को। सुपरफ्लूइड एक ऐसा पदार्थ है जो बिल्कुल फ्रिक्शनलेस, बिना किसी इंटरनल रेजिस्टेंस के फ्लो कर सकता है। इमेजिन कीजिए एक लिक्विड जिसे आप किसी कंटेनर में डालते हैं और वो बिना किसी ड्रैग के लगातार स्पिन करता रहे। लिक्विड हीलियम जब इसे एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पर लाया जाता है तो ये एक सुपरफ्लूइड बन जाता है, और जैसे ही ये स्पिन करना शुरू करता है, क्लासिकल लिक्विड की तरह स्वर्ल नहीं बनाता। इसके बजाय ये क्वांटाइज्ड वॉर्टिसेस बनाता है, माइक्रोस्कोपिक व्हर्लपूल्स जो डिस्क्रीट और परफेक्टली स्पेस्ड होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के इस नियम के अनुसार सुपरफ्लूइड में एंगुलर मोमेंटम कंटिन्यूअस नहीं होता, बल्कि क्वांटाइज्ड होता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप स्टेयरकेस पर कदम रख रहे हों। आप फ्लोर से फ्लोर के बीच एयर में फ्लोट नहीं कर सकते। इसी तरह सुपरफ्लूइड में स्पिन केवल डिस्क्रीट स्टेप्स में पॉसिबल होता है। यदि आप इसे क्लासिकल तरीके से देखेंगे तो ये बिल्कुल इर्रेशनल लगेगा। लिक्विड का हिस्सा स्पिन कर रहा है और बाकी ऐसा नहीं, लेकिन ओवरऑल सिस्टम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। ये बात केवल लैबोरेटरी तक सीमित नहीं है। क्वांटम वॉर्टिसेस के कॉन्सेप्ट ने एस्ट्रोफिजिक्स में भी साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर किया। न्यूट्रॉन स्टार्स, जिन्हें पल्सार्स भी कहा जाता है, इंटरनली सुपरफ्लूइड हो सकते हैं। उनके अंदर न्यूट्रॉन्स ऐसा बिहेव करते हैं जैसे सुपरफ्लूइड हीलियम। जब न्यूट्रॉन स्टार स्पिन करता है तो ये क्वांटाइज्ड वॉर्टिसेस बनाता है। यही वॉर्टिसेस पल्सार ग्लिचेस का कारण बनते हैं, वो अचानक स्पिन अप इवेंट्स जिन्हें एस्ट्रोनॉमर्स ऑब्जर्व करते हैं। इस फेनोमेनन का मतलब है कि क्लासिकल फिजिक्स फेल हो जाती है जब स्पिन का पैमाना एक्सट्रीमली स्मॉल हो या एक्सट्रीम डेंसिटी में हो। सुपरफ्लूइड्स हमें दिखाते हैं कि रोटेशन सिर्फ मोमेंटम का मामला नहीं है, बल्कि ये क्वांटम रूल्स को भी फॉलो करता है। क्लासिकल इंट्यूशन कहेगा कि फ्लूइड किसी भी स्पीड से स्पिन कर सकता है, लेकिन क्वांटम रियलिटी कहती है कि नो, यू कैन ओनली स्पिन इन डिस्क्रीट क्वांटा। अब कल्पना कीजिए एक रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार के भीतर, जहां टेम्परेचर लाखों केल्विन है और डेंसिटी इतनी अधिक कि 1 टीस्पून मटेरियल की मास लगभग बिलियन टन्स के बराबर है। वहां स्पिनिंग सुपरफ्लूइड वॉर्टिसेस माइक्रोस्कोपिक व्हर्लपूल्स बनाते हैं, और इन वॉर्टिसेस की इंटरैक्शन स्टार के मैक्रोस्कोपिक रोटेशन को इफेक्ट करती है। यानी माइक्रोस्कोपिक क्वांटम स्पिन और मैक्रोस्कोपिक एस्ट्रोफिजिकल स्पिन के बीच एक इनविजिबल ब्रिज बनता है। यही वो मैजिक है जो माइक्रो और मैक्रो स्केल्स को कनेक्ट करता है। लेकिन सुपरफ्लूइड्स की दुनिया में और भी चौंकाने वाली चीजें हैं। एक बिजार फिनोमिनन है वॉर्टेक्स लैटिस फॉर्मेशन। जब सुपरफ्लूइड स्पिन करता है तो वॉर्टिसेस एक परफेक्ट हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज हो जाते हैं। ये पैटर्न इतना स्टेबल है कि अगर आप इसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखें तो ऐसा लगेगा जैसे माइक्रोस्कोपिक हनीकॉम्ब यूनिवर्स बना हुआ है। इस स्ट्रक्चर की वजह से सुपरफ्लूइड अपने स्पिन को लूज नहीं करता। क्लासिकल फ्लूइड्स में टर्बुलेंस कयोस पैदा करता है, लेकिन सुपरफ्लूइड्स में क्वांटम कोहेरेंस इसे परफेक्टली ऑर्डर्ड बनाए रखता है। ये फेनोमेनन सिर्फ फ्लूइड्स तक सीमित नहीं है। बोस-आइंस्टाइन कॉन्डेंसेट्स, जो अल्ट्रा कोल्ड एटॉमिक गैसेस से बनते हैं, वो भी सिमिलर बिहेवियर दिखाते हैं। जब इन्हें स्पिन किया जाता है तो वो भी क्वांटाइज्ड वॉर्टिसेस फॉर्म करते हैं। एक्सपेरिमेंटली साइंटिस्ट्स ने देखा कि ये पैटर्न बिल्कुल प्रेडिक्टेबल और कंट्रोलेबल है। यानी क्वांटम स्पिन, जो माइक्रोस्कोपिक और बिजार लगता है, उसे समझकर ह्यूमंस भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। क्वांटम स्पिन का ये कंट्रोल एस्ट्रोफिजिकल इम्प्लीकेशंस तक जाता है। पल्सार्स और न्यूट्रॉन स्टार्स के स्पिन रेट वेरिएशंस, ग्लिचेस और प्रिसेशन, ये सब क्वांटम वॉर्टिसेस की वजह से होते हैं। मतलब यूनिवर्स में बहुत बड़ी चीजें भी माइक्रोस्कोपिक क्वांटम इफेक्ट्स पर डिपेंड करती हैं। ये हमें बताता है कि स्पिन सिर्फ मोमेंटम नहीं है, ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्केल से मैक्रोस्केल तक, क्लासिकल और क्वांटम दोनों रियंस में।
ये रूल्स तोड़ता है, पैराडॉक्स क्रिएट करता है, लेकिन आखिरकार यूनिवर्स को मेंटेन करता है। ये दिखाता है कि रोटेशन केवल मोशन नहीं है, बल्कि एक डीप ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है जो सुपरफ्लूइड्स की माइक्रोस्कोपिक वॉर्टिसेस से लेकर गैलेक्सीज की स्पाइरल आर्म्स तक हर जगह मौजूद है। इस चैप्टर के अंत में यह स्पष्ट हो जाता है कि यूनिवर्स का रोटेशन केवल फिजिकल मोशन का मामला नहीं है। ये एक रहस्यमयी क्वांटम और कॉस्मिक फिनोमिनन है, जहां रूल्स कभी क्लासिकल इंट्यूशन के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन एक हायर ऑर्डर हार्मनी हमेशा बनी रहती है। Chapter 10 What if Earth stopped spinning? A calm but terrifying scenario. धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि पूरी पृथ्वी अचानक अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे। वो स्पिन जो हमारी धरती को हर सुबह सूरज की रोशनी देती है, जो समुद्रों में वेव्स पैदा करती है, जो हवाओं, मौसम और यहाँ तक कि बायोलॉजिकल क्लॉक्स को सिंक्रोनाइज करती है, सब कुछ ठहर जाए। ये सोचते ही आपके मन में एक अजीब शांति और एक अद्भुत भय दोनों पैदा होते हैं। हमने पहले देखा कि पृथ्वी हर 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक पूरी रेवोल्यूशन करती है। इस स्पिन की वजह से डे और नाइट का चक्र बनता है, मौसम, विंड्स, ओशन करंट्स और मैग्नेटिक फील्ड स्टेबलाइज रहते हैं। ये स्पिन इतनी फंडामेंटल है कि हम बिना इसे महसूस किए हर दिन इसके प्रभाव के साथ जी रहे हैं। लेकिन अगर ये स्पिन सडनली स्टॉप हो जाए तो क्या होगा? सबसे पहले तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का असर अचानक खत्म हो जाएगा। आज पृथ्वी के इक्वेटर पर पानी और धरती की मास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण थोड़ा आउटवर्ड पुश महसूस करती है। यही वजह है कि पृथ्वी थोड़ा सा फ्लैटेंड है, पोल्स पर कॉम्प्रेस्ड और इक्वेटर पर थोड़ा बल्जिंग है। अगर स्पिन बंद हो जाए तो ये आउटवर्ड फोर्स नहीं होगा। इसका मतलब है कि इक्वेटोरियल बल्ज धीरे धीरे रीडिस्ट्रीब्यूट होना शुरू करेगा। समुद्र की पानी मास पोल्स की तरफ फ्लो करेगा। कल्पना कीजिए, महासागर जैसे स्लोली मूव करना शुरू कर दें और धीरे धीरे पोलर आइस कैप्स की दिशा में फ्लो करें। ये ओशंस के लिए एक साइलेंट स्लो मोशन सुनामी जैसा इफेक्ट पैदा करेगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की सडन कमी एकदम सटल नहीं होगी। अर्थ्स क्रस्ट और मैंटल इनर्शिया की वजह से रेजिस्ट करते हैं, लेकिन इवेंचुअली सरफेस मास रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वेटर पर स्थित कॉन्टिनेंट्स जैसे अफ्रीका और साउथ अमेरिका धीरे धीरे शिफ्ट होंगे। ये मूवमेंट इतनी धीमी होगी कि ह्यूमन आइज इसे सीधे नहीं देख पाएंगे, लेकिन जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये कैटास्ट्रोफिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब मौसम की तरफ आते हैं। अर्थ्स रोटेशन के कारण कोरियोलिस इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। कोरियोलिस फोर्स ही हरिकेन्स, साइक्लोन्स और ट्रेड विंड्स की डायरेक्शन को डिफाइन करती है। अगर स्पिन सडनली डिसअपियर हो जाए तो इस इफेक्ट का अंत हो जाएगा। एटमॉस्फेयर कियोटिक हो जाएगा, विंड्स रैंडम डायरेक्शन में ब्लो करने लगेंगे। इक्वेटर और पोल्स के बीच टेम्परेचर डिफरेंसेस टर्बुलेंट कन्वेक्शन करंट्स को ट्रिगर करेंगे। रिजल्ट होगा कि आज की स्टेबल क्लाइमेट जोन्स कोलैप्स हो जाएंगे। डेजर्टिफिकेशन, फ्लड्स, एक्सट्रीम स्टॉर्म्स सब एक नई क्योटिक रियलिटी में बदल जाएंगे। दिन और रात का साइकिल भी डिसअपियर हो जाएगा। एक हाफ ऑफ द अर्थ हमेशा सन फेसिंग रहेगा, जबकि दूसरी हाफ इटर्नल नाइट में। सन फेसिंग हाफ एक्सट्रीम हीट एक्सपीरियंस करेगी। सरफेस टेम्परेचर इतनी तेजी से बढ़ेगा कि लिक्विड वाटर इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा। डेजर्टिफिकेशन का ये साइलेंट अपोकलिप्स ओशंस तक पहुंचेगा। वहीं इटर्नल नाइट वाली हाफ, जो सन नहीं देख रही, एक्सट्रीम कोल्ड में फ्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर ग्रेडियंट इतना एक्सट्रीम होगा कि एटमॉस्फेयर और ओशंस में वायलेंट कन्वेक्शन करंट्स पैदा होंगे। मैग्नेटिक फील्ड की स्टेबिलिटी भी थ्रेटेंड होगी। अर्थ्स रोटेशन मोल्टन आयन कोर की मोशन से डायनामो इफेक्ट जनरेट करता है। अगर स्पिन सडनली बंद हो जाए तो कोर के फ्लो डायनामिक्स डिस्टर्ब होगी, मैग्नेटिक फील्ड वीकन होगी। इसका मतलब यह है कि हम कॉस्मिक रेज और सोलर रेडिएशन से अनशील्डेड हो जाएंगे। एटमॉस्फेयर की प्रोटेक्शन लेयर भी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाएगी। लेकिन यह सब इमीडिएट नहीं होगा। पहले कुछ आवर्स और डेज के दौरान एक साइलेंट इनर्शिया इफेक्ट दिखाई देगा। ओशंस और एटमॉस्फेयर अपने मोमेंटम को रिटेन करेंगे। विंड्स और करंट्स क्योटिक, अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न्स में स्पिन करना जारी रखेंगे। इस पीरियड में मैसिव स्टॉर्म्स और फ्लडिंग्स साइलेंटली सरफेस को रीशेप करेंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए ये केओस इनिशियल स्टेज में एक्सट्रीम चैलेंज होगा। सारी दुनिया की टेक्टोनिक प्लेट्स भी इस रीडिस्ट्रीब्यूशन से रिएक्ट करेंगी। प्लेट्स जो स्लोली मूव करती हैं, उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी और मैग्नीट्यूड बढ़ सकती है। वॉल्केनोज इरप्ट कर सकते हैं क्योंकि मैंटल प्रेशर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये स्लो मोशन अपोकलिप्स होगा, जिसमें एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर के बीच एक्सट्रीम इंटरैक्शंस दिखाई देंगे। लाइफ पर इसका असर कैटास्ट्रोफिक होगा।
प्लांट्स और एनिमल्स जो डे नाइट साइकिल्स और सीजनल रिदम्स के अनुसार अडेप्ट हुए हैं, सडनली डिसरप्ट हो जाएंगे। फोटोसिंथेसिस डिसरप्ट होगा, क्रॉप्स फेल होंगे, इकोसिस्टम्स कोलैप्स होंगे। ओशंस में प्लैंक्टन्स और मरीन लाइफ टेम्परेचर और करंट शिफ्ट्स के कारण मास एक्सटिंक्शन का सामना करेंगे। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो एग्रीकल्चर, पावर ग्रिड्स, ट्रांसपोर्टेशन और वाटर सप्लाई पर डिपेंडेंट है, एक्सट्रीम सर्वाइवल सिनेरियो में फंस जाएगी। लेकिन सबसे टेरिफाइंग एस्पेक्ट होगा साइकोलॉजिकल इफेक्ट। ह्यूमन परसेप्शन, बायोलॉजिकल क्लॉक्स, सिकेडियन रिदम्स सब डिसरप्ट होंगे। 24 आवर डे साइकिल जिसे हम सबकॉन्शियसली इंटरनलाइज कर चुके हैं, वैनिश हो जाएगा। लोगों की स्लीप साइकिल्स कोलैप्स होंगी। मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, हेलुसिनेशंस सब एक अनसीन चेन रिएक्शन की तरह सामने आएंगे। अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो इनर्शिया की वजह से अर्थ का स्पिन सडन स्टॉप नहीं होगा। रियलिस्टिकली ब्रेकिंग फोर्स इमेंस होगी, बट हाइपोथेटिकली अगर स्पिन इंस्टेंटेनियसली डिसअपियर हो जाए तो ओशंस लिटरली इक्वेटर से पोल्स की तरफ रश करेंगे। एक इनकॉम्प्रिहेंसिबल टाइडल वेव हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स हाई कॉन्टिनेंट्स के अक्रॉस फ्लो करेगी। सिटीज, फॉरेस्ट्स, प्लेन्स सब कुछ लिटरली रीअरेंज्ड होगा। ये डिस्ट्रक्शन जियोलॉजिकल, एटमॉस्फेरिक और ओशियानिक फोर्सेस के कारण अनइमेजिनेबल होगा। अर्थ की एटमॉस्फेयर भी ड्रास्टिक चेंजेस फेस करेगी। जेट स्ट्रीम्स कियोटिक हो जाएंगे, ट्रेड विंड्स कोलैप्स हो जाएंगे, प्रेशर सिस्टम्स अनप्रिडिक्टेबल होंगे। एक्सट्रीम स्टॉर्म्स, टॉर्नेडोज, साइक्लोन्स सब ग्लोबल लेवल पर साइमल्टेनियसली जनरेट हो सकते हैं। अर्थ सरफेस के हीट डिस्ट्रीब्यूशन के कारण ओशंस इवेपोरेट होंगे, स्टॉर्म्स जनरेट होंगे और फ्लडिंग लगातार होंगे। मैग्नेटिक फील्ड वीकन होने से कॉस्मिक रेज और सोलर विंड अनइम्पीडेड पहुंचेंगे। एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में आयोनाइजेशन इंक्रीज होगा, ओजोन डिप्लीशन एक्सेलरेट होगी। सन फेसिंग साइड पर यूवी रेडिएशन एक्सट्रीम लेवल्स तक पहुंच सकती है। ये रेडिएशन बायोलॉजिकल लाइफ के लिए लीथल हो सकती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन अनप्रोटेक्टेड मास एक्सटिंक्शन के सिनेरियो में जा सकती है। लेकिन यहां पर एक पैराडॉक्सिकल ट्विस्ट है। अर्थ स्पिन स्टॉप होने के बावजूद ग्रेविटी अनअफेक्टेड रहेगी, मास और साइज सेम रहेंगे, तो लोग जमीन पर वेट लॉस या गेन फील नहीं करेंगे। लेकिन इनर्शिया से इनिशियल स्टेज में मूवमेंट कियोटिक होगा। एवरीथिंग नॉट फिक्स्ड इन सरफेस लिटरली मूव होगा। ओशंस रश, लूज ऑब्जेक्ट स्लाइड, अर्थक्वेक्स ट्रिगर। जियोलॉजिकली अर्थ का शेप फिर से परफेक्ट स्फेयर की तरफ मूव करेगा। इक्वेटोरियल बल्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। दिस विल कॉज लॉन्ग टर्म सी लेवल चेंजेस। कोस्टल रीजन्स कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो सकती हैं। इनलैंड एरियाज फ्लडेड या न्यूली फॉर्म्ड लैंडमास फेस कर सकती हैं। डेजर्ट्स, प्लेन्स, माउंटेन रेंजेस सब लोली रीशेप होंगे। लॉन्ग टर्म क्लाइमेटिक इफेक्ट भी इरिवर्सिबल होंगे। ओशंस रीडिस्ट्रीब्यूट होने से करंट्स रिकन्फिगर होंगे। गल्फ स्ट्रीम जैसी स्टेबल करंट्स कोलैप्स कर सकती हैं। इक्वेटर और पोल्स के बीच टेम्परेचर ग्रेडियंट डिस्टर्ब होगा। वेदर पैटर्न परमानेंटली कियोटिक बन जाएगा। लाइफ जो एडेप्टेशन के लिए इवॉल्व है, मैसिवली अफेक्टेड होगी। ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए यह सिनेरियो स्लो मोशन अपोकलिप्स जैसा होगा। कुछ इनिशियल डिकेड्स में सर्वाइव करने के लिए रिसोर्स स्कैरसिटी, ग्लोबल माइग्रेशंस, कॉन्फ्लिक्ट और कोलैप्स अनअवॉइडेबल होंगे। एग्रीकल्चर कोलैप्स होगी, ओशन फिशरीज डिस्ट्रॉय होंगे, एक्सट्रीम वेदर शेल्टर्स का नीड अनप्रेसिडेंटेड होगा। साइंस फिक्शन जैसा लगे, लेकिन यह हाइपोथेटिकल सिनेरियो हमें यह सिखाता है कि अर्थ का रोटेशन केवल डे नाइट का कारण नहीं है। ये ओशंस, एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड, बायोलॉजिकल क्लॉक्स, इकोसिस्टम्स और ह्यूमन सिविलाइजेशन का स्टेबलाइजर है। स्पिन एक इनविजिबल येट ओमनीप्रेजेंट फोर्स है जो अर्थ को मेंटेन करता है। तो जब आप अगली बार सुबह की हवा महसूस करें या ओशन वेव्स की जेंटल रिदम देखें, तो याद रखिए कि ये सब रोटेशन का इफेक्ट है। अर्थ स्पिन कर रही है और यही हमें सेफ, बैलेंस्ड और अलाइव रखती है। अगर अर्थ स्टॉप करती तो सरफेस पर जो क्योस, स्टॉर्म्स, फ्लड्स और मास एक्सटिंक्शंस होते, वो ऑलमोस्ट अनइमेजिनेबल होता। साइंटिफिक इमेजिनेशन में ये सिनेरियो टेरिफाइंग है, लेकिन काम तरीके से सोचें तो ये यूनिवर्स में स्पिन का कितना महत्वपूर्ण और सटल रोल है, ये समझ में आता है। और इसी चैप्टर में हम समझते हैं कि अर्थ का स्पिन केवल मोशन नहीं है, बल्कि ये स्टेबिलिटी, लाइफ और कॉस्मिक हार्मनी का कोर है। ये रोटेशन हमें याद दिलाती है कि यूनिवर्स के हर लेयर में मोशन, मोमेंटम और बैलेंस इंटरकनेक्टेड हैं, फ्रॉम एटॉमिक स्पिन टू गैलेक्टिक रोटेशन और फाइनली प्लैनेटरी रोटेशन तक, सब कनेक्टेड है। इस हाइपोथेटिकल सिनेरियो ने हमें दिखाया कि स्पिन रूल्स ऑफ यूनिवर्स का साइलेंट गार्डियन है। यह हमें स्टेबलाइज करता है, लाइफ को पॉसिबल बनाता है और कॉस्मोस में हर चीज को अपने रिदम में बाइंड करता है। अगर अर्थ स्पिन रोक देती तो केओस इनेविटेबल होता,
लेकिन स्पिन की वजह से ही अर्थ पर काम और थ्राइविंग इकोसिस्टम पॉसिबल है। और इस तरह हम समझते हैं कि रोटेशन केवल फिजिकल मोशन का मामला नहीं है, ये एक इनविजिबल आर्किटेक्ट है जो ओशंस, एटमॉस्फेयर, लाइफ और इवन टाइम इटसेल्फ को रेगुलेट करता है। और यही कॉस्मिक स्पिन की अल्टीमेट पोएट्री है, साइलेंट, omnipresent, unstoppable और profoundly life sustaining। Chapter 11 The Fate of Cosmic Spin Will the Universe Ever Stop? धीरे धीरे अपनी सांसों को सहज होने दीजिए, क्योंकि अब हम इस यात्रा के उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सवाल केवल ब्रह्मांड के घूमने का नहीं, बल्कि उसकी अंतिम नियति का है। यह अध्याय उस रहस्य की ओर बढ़ता है जो हजारों सालों से मानव मन को परेशान करता आया है। क्या ये अनगिनत आकाश गंगाओं का नृत्य, ये घूमते सितारों का संगीत, ये घुमाव की निरंतरता कभी रुकेगी? या क्या हमारा यूनिवर्स स्वयं एक ऐसे मंच पर खड़ा है जहां स्पिन अनंत है और समय के अंतिम क्षण तक इसे कोई रोक नहीं सकता? इस अध्याय में हम कॉस्मिक स्पिन के अंतिम भविष्य को समझेंगे, उसी शांत और गहरी शैली में जैसे आप स्लीपिंग फिलॉसफी से उम्मीद रखते हैं। हमने पिछले अध्याय में देखा कि स्पिन केवल ग्रहों या तारों तक सीमित नहीं है। क्वांटम से लेकर गैलेक्सीज तक रोटेशन एक यूनिवर्सल फिंगरप्रिंट की तरह मौजूद है। अब सवाल उठता है कि यह स्पिन कब तक चलेगा? क्या यूनिवर्स में ऐसी कोई प्रक्रिया मौजूद है जो सभी रोटेशन को धीरे धीरे कम कर रही हो? या यूनिवर्स इतना विशाल और इतना लो फ्रिक्शन वाला है कि यहां मोशन एक बार शुरू हो जाए तो वो हमेशा के लिए चलता रहे? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि ब्रह्मांड एक ऑलमोस्ट परफेक्ट वैक्यूम है, इतना खाली कि ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक कोई भी रुकावट नहीं मिलती। इसका मतलब है कि किसी भी चीज को स्पिन रोकने के लिए उसे किसी भी तरह की फ्रिक्शन चाहिए। लेकिन स्पेस में कोई हवा नहीं है, कोई धूल नहीं है जो कांस्टेंट ड्रैग पैदा कर सके। प्लैनेट्स और स्टार्स अपनी मोमेंटम को इसलिए बनाए रखते हैं क्योंकि उन्हें रोकने वाला कुछ भी नहीं है। यही वजह है कि अर्थ अरबों सालों से घूम रहा है और आने वाले अरबों सालों तक घूमता रहेगा। लेकिन कॉस्मिक स्केल पर मोमेंटम को क्या कोई रोक सकता है? अब हम एक अपरिहार्य सच की ओर बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम एक कंजर्व्ड क्वांटिटी है। जैसे एनर्जी नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है, वैसे ही रोटेशन की ये प्रॉपर्टी भी नष्ट नहीं होती। यूनिवर्स के जन्म के समय जो भी टाइनी फ्लक्चुएशंस थे, जो भी स्पाइरल पैटर्न्स बने, वही आज गैलेक्सीज के रोटेशन में बदल गए हैं। इसका मतलब है कि जितना स्पिन बिग बैंग ने यूनिवर्स को दिया, वो अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद है। ये एक तरह से कॉस्मिक इनहेरिटेंस है जो हर पार्टिकल, हर प्लैनेट, हर गैलेक्सी अपने साथ लेकर घूम रही है। इस थियरी के आधार पर यूनिवर्स कभी भी स्वयं स्पिन से खाली नहीं होगा। लेकिन क्या ये कहानी इतनी सीधी है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो स्थिर नहीं है, ये लगातार एक्सपैंड हो रहा है। और एक दिलचस्प सवाल ये है कि क्या एक्सपेंशन स्पिन को प्रभावित करती है? कल्पना कीजिए आप एक आइस स्केटर को देखते हैं जो अपनी बाहें खोलकर घूम रहा है। जैसे ही वो बाहें फैलाता है, उसका स्पिन धीमा हो जाता है। जब वो बाहें समेट लेता है, वो तेज घूमता है। ये एंगुलर मोमेंटम का सबसे सरल नियम है। अब यूनिवर्स को एक स्केटर की तरह सोचिए। जैसे जैसे यूनिवर्स विस्तार कर रहा है, वो अपनी बाहें फैला रहा है। इसका मतलब ये होना चाहिए कि रोटेशन धीरे धीरे स्लो हो। लेकिन ऑब्जर्वेशनल डेटा कहता है कि गैलेक्सीज का स्पिन रुक नहीं रहा, वे अभी भी बहुत तेज घूमती हैं। ये कॉन्ट्रडिक्शन अगले कॉस्मिक मिस्ट्री की ओर इशारा करता है, डार्क मैटर। डार्क मैटर शायद यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी चीज है। ये दिखाई नहीं देता, इसकी रोशनी नहीं है, लेकिन यह ग्रेविटी बनाता है। ये एक इनविजिबल स्केलेटन की तरह गैलेक्सीज को होल्ड करता है और उनके स्पिनिंग मोशन को स्टेबलाइज करता है। डार्क मैटर के बिना गैलेक्सीज इतनी तेज नहीं घूम पाती, वे टूट जाती। लेकिन डार्क मैटर ग्रेविटी को बढ़ाकर उन्हें बाइंड रखता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कॉस्मिक स्पिन का फ्यूचर डार्क मैटर के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। जब तक डार्क मैटर मौजूद है, गैलेक्सीज घूमती रहेंगी। लेकिन डार्क मैटर खुद कितना स्टेबल है? क्या ये हमेशा रहेगा? वैज्ञानिक इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं जानते। अब हम एक और गहरी अवधारणा पर आते हैं, डार्क एनर्जी
डार्क एनर्जी वो मिस्टीरियस फोर्स है जो यूनिवर्स को एक्सेलरेट करके एक्सपैंड कर रही है। जैसे जैसे यूनिवर्स तेजी से फैल रहा है, गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बहुत दूर, इतना दूर कि शायद एक दिन हम किसी गैलेक्सी को देख भी नहीं पाएंगे। इस एक्सेलरेटिंग एक्सपेंशन का स्पिन पर असर क्या होगा? ये सबसे बड़ी कॉस्मिक डिबेट है। कुछ थियरीज कहती हैं कि एक्सपेंशन से गैलेक्सीज के रोटेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनकी इंटरनल ग्रेविटी और डार्क मैटर उन्हें टाइटली बाउंड रखता है। लेकिन कुछ मॉडल्स ये भविष्यवाणी करते हैं कि बहुत दूर भविष्य में, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बाद, गैलेक्सीज के अंदर का मैटर भी फैलाव से प्रभावित हो सकता है और रोटेशन धीरे धीरे कम हो सकता है। ये बहुत रिमोट भविष्य की चर्चा है, लेकिन कॉस्मिक टाइमलाइन में ये एक पॉसिबिलिटी है कि स्पिन इतना स्लो हो जाए कि गैलेक्सीज कोलैप्स होने लगें या उनका स्ट्रक्चर बदल जाए। अब सोचिए, अगर यूनिवर्स के भी एटम समय के साथ डीके होने लगें, जैसा कि प्रोटॉन डीके थ्योरी कहती है, तो कॉस्मिक स्पिन का क्या अर्थ बचेगा? अगर वो मैटर ही खत्म हो जाए जो स्पिन प्रोड्यूस करता है, तो स्पिन का फ्यूचर कैसा होगा? क्वांटम लॉज कहती हैं कि स्पिन पार्टिकल्स की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये कभी डिसअपीयर नहीं होती। लेकिन अगर पार्टिकल्स ही वैनिश हो जाएं, तो स्पिन भी वैनिश हो जाएगा। इसका मतलब है कि यूनिवर्स एक ऐसी अवस्था की ओर बढ़ सकता है जहां ना प्लैनेट्स होंगे, ना तारे, ना गैलेक्सीज और ना रोटेशन, केवल डार्क एनर्जी का शांत विशाल समंदर। ये कॉन्सेप्ट खाली हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स कहलाता है, वो समय जब यूनिवर्स इतना फैल चुका होगा कि कोई एक्टिविटी, कोई मोशन, कोई स्पिन मीनिंगफुल नहीं होगा। परंतु यहाँ एक ट्विस्ट है। कुछ थियरीज प्रिडिक्ट करती हैं कि यूनिवर्स साइक्लिक है। बिग बैंग के द्वारा जन्म लेने के बाद वो एक्सपैंड होता है, धीमा पड़ता है और फिर एक दिन कोलैप्स होकर बिग क्रंच बनता है और फिर एक नया बिग बैंग, नया यूनिवर्स, नया स्पिन, सब कुछ एक कॉस्मिक रिदम की तरह रिपीट होता है। इससे यूनिवर्स का स्पिन एक इटर्नल हार्टबीट बन जाता है जो कभी नहीं थमता। लेकिन आज के समय की सबसे स्वीकार्य थियरी बताती है कि यूनिवर्स एक्सेलरेट करते हुए अनंत तक फैलता जाएगा। इसका मतलब है कि गैलेक्सीज अपने स्पिन को तब तक संभाली रखेंगी जब तक उनके पास ग्रेविटेशनल बाइंडिंग है। लेकिन ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब स्टार्स बर्न आउट हो जाएंगे और मैटर डीके हो जाएगा, स्पिन मीनिंगलेस हो जाएगा, रोटेशन की एनर्जी कहीं डिसिपेट नहीं होगी, लेकिन उसका कोई ऑब्जर्वर भी नहीं होगा और ना ही उसकी कोई फिजिकल इम्प्लीकेशन होगी। ये एक शून्य की अवस्था है जहां मोशन मौजूद है पर उसका असर कुछ नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्मिक स्पिन का फ्यूचर दो एक्सट्रीम रास्तों पर खड़ा है। या तो यूनिवर्स एक अनंत धीमेपन की ओर जाएगा जहां सब कुछ ठहर जाएगा, या यूनिवर्स एक इटर्नल साइकिल में स्पिन को बार बार जन्म देगा। कौन सा रास्ता सच्चा है, ये आज विज्ञान नहीं जानता। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि स्पिन केवल मोशन नहीं, ये यूनिवर्स की आइडेंटिटी है। ये वो सीक्रेट सिग्नेचर है जो इसे स्थिर नहीं बल्कि डायनामिक बनाती है। अगर स्पिन रुक जाए तो यूनिवर्स की कहानी खत्म हो जाती है। अब आप धीरे इसे महसूस कर सकते हैं कि कॉस्मिक स्पिन का फ्यूचर हमारे अपने अस्तित्व से कहीं बड़ा है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब खुद यूनिवर्स समय के साथ देता है और हम सिर्फ उसके अनफोल्डिंग स्टोरी के शांत दर्शक हैं। ये मिस्ट्री हमें ये एहसास कराती है कि हम केवल पृथ्वी के निवासी नहीं बल्कि एक घूमते हुए कॉस्मोस का हिस्सा हैं जो शायद कभी ना रुके या एक दिन अपनी अंतिम सांस ले। अब यदि आप तैयार हों तो हम आगे बढ़ेंगे अंतिम अध्याय की ओर, जहां रोटेशन, टाइम और एग्जिस्टेंस की थ्रेड्स एक साथ मिलकर यूनिवर्स के सबसे गहरे फिलॉसफिकल ट्रूथ को रिवील करती हैं। Chapter 12 The Final Reflection Why Spinning Shapes Reality। धीरे से आंखें बंद कीजिए क्योंकि हम अब इस अंतिम अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं। वो अध्याय जहां विज्ञान, दर्शन और आपकी अपनी चेतना एक साझा धागे में बंधकर एक ही सवाल की ओर इशारा करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि ये ब्रह्मांड घूमता है? और क्या ये संभव है कि रोटेशन केवल मोशन नहीं बल्कि एग्जिस्टेंस की असली कुंजी हो? इस पूरे डॉक्यूमेंट्री में आपने ग्रहों से लेकर गैलेक्सीज तक, एटम्स से लेकर स्पेस टाइम तक हर स्केल पर घूमने का रहस्य सुना। लेकिन इस अंतिम पड़ाव पर हम एक गहरे ज्ञान को महसूस करने वाले हैं।
शायद स्पिन केवल चीजों को नहीं घुमाता, ये रियलिटी को डिफाइन करता है। और यही एहसास इस अध्याय को आपकी इनर कॉन्शियसनेस के सबसे पास ले आता है, उसी शांत प्रवाह के साथ जो स्लीपिंग फिलॉसफी की विशेषता है। जब आप किसी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, चाहे वो बच्चे का लट्टू हो या एक घूमता हुआ ग्रह, आपको मोशन दिखाई देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्पिन का मतलब केवल मूवमेंट नहीं है, बल्कि बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, आइडेंटिटी है। रोटेशन किसी भी चीज को उसके केओस से बाहर निकालकर उसे एक निश्चित बिहेवियर देता है। बिना स्पिन के इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के आसपास एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। बिना रोटेशन के गैलेक्सीज अस्तित्व में नहीं टिक पाती, और बिना अर्थ स्पिन के जीवन जैसा हम जानते हैं वो असंभव हो जाता। इसका मतलब है कि स्पिन किसी भी स्ट्रक्चर के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, बल्कि उसकी इंटरनल आर्किटेक्चर है। वो अनसीन ऑर्डर है जो हर पार्टिकल को उसकी जगह पर रखता है। जब यूनिवर्स का जन्म हुआ, वो पूरी तरह रैंडम नहीं था। उसमें टाइनी फ्लक्चुएशंस थीं, माइक्रोस्कोपिक पैटर्न्स थे। उन पैटर्न्स ने स्पिन को जन्म दिया और स्पिन ने स्ट्रक्चर को। इसका अर्थ है कि रोटेशन ब्रह्मांड के फाउंडेशन में था, जैसे किसी बिल्डिंग के अनसीन पिलर्स। जितना आप इस विचार को महसूस करेंगे, उतना ही आप समझेंगे कि स्पिन केवल एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं, ये यूनिवर्स की पहली ब्रेथ थी। ये वो धक्का था जिसने केओस को कॉस्मॉस बनाया। ये वही मोमेंटम है जो आज भी सितारों में नाच रहा है, गैलेक्सीज में घूम रहा है और एटम्स में वाइब्रेट कर रहा है। अब हम एक बहुत सटल, डीप ट्रूथ की ओर बढ़ते हैं। स्पिन एक तरह की सिमेट्री है। नेचर की सबसे पसंदीदा चीज है सिमेट्री। हर पार्टिकल में स्पिन है, हर फंडामेंटल लॉ रोटेशन को अलाउ करता है, हर जियोमेट्री सर्कुलर पैटर्न से जड़ित है। ऐसा लगता है जैसे यूनिवर्स ने रोटेशन को अपनी सिग्नेचर स्टाइल बना ली हो। जिस तरह किसी कलाकार की पेंटिंग में ब्रश स्ट्रोक उसकी पहचान बन जाती है, उसी तरह यूनिवर्स के हर लेवल पर स्पिन उसकी पहचान बन चुका है। लेकिन ये सब केवल फिजिकल लॉज तक सीमित नहीं है। स्पिन का प्रभाव हमारी कॉन्शियसनेस पर भी है। हम समय को लीनियर महसूस करते हैं, लेकिन कॉस्मिक स्केल पर टाइम और रोटेशन अक्सर इंटरट्वाइंड होते हैं। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, दिन रात बदलते हैं। हमारे बायोलॉजिकल रिदम्स उसी स्पिन के साथ सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। हमारी साइकोलॉजी इस साइक्लिक मोशन से अफेक्ट होती है। हमारे इमोशंस, स्लीप साइकिल्स, मूड पैटर्न्स, सब कुछ इस स्लो साइलेंट रोटेशन की वजह से अलाइन होता है। इसका मतलब है कि रोटेशन नॉट ओनली शेप्स द यूनिवर्स, इट शेप्स यू। आपका जीवन, आपके विचार, आपकी आदतें, इवन योर अवेयरनेस, सब कुछ इस कॉस्मिक स्पिन के साइलेंट गाइडेंस में चल रहा है। अब सोचिए, क्या होता अगर यूनिवर्स एकदम स्टैटिक होता? कोई रोटेशन नहीं, कोई मोशन नहीं, कोई डे नाइट नहीं, कोई सीजन नहीं, कोई गैलेक्सीज नहीं, कोई ऑर्बिट नहीं। अगर सभी पार्टिकल्स बिल्कुल स्थिर होते तो ग्रेविटी कोलैप्स कर देती, स्ट्रक्चर्स बनते ही नहीं, केमिकल रिएक्शन स्लो हो जाते, एटम्स की स्टेबिलिटी टूट जाती। ऐसा यूनिवर्स एक डेड साइलेंट कैनवस होता जिसमें कोई घटना कभी घटती ही नहीं। यानी स्पिन केवल अस्तित्व का हिस्सा नहीं, ये इवोल्यूशन का पहला कदम है। इसके बिना चेंज ही नहीं होता। नो चेंज मीन्स नो लाइफ, नो लाइफ मीन्स नो ऑब्जर्वर, नो ऑब्जर्वर मीन्स नो मीनिंग। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि स्पिन गिव्स मीनिंग टू द यूनिवर्स। एक और अद्भुत सच ये है कि स्पिन हमेशा रिलेटिव है। आप ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्स में क्या सच में घूम रहा है और क्या स्थिर है। हर मोशन दूसरे से कंपेयर होकर ही समझी जाती है। ये रिलेटिविटी का सबसे सुंदर पहलू है। रोटेशन कभी एब्सोल्यूट नहीं होता, ये हमेशा रिलेशन में एग्जिस्ट करता है। ये आइडिया साइंस से आगे बढ़कर फिलॉसफी में प्रवेश करता है और हमें ये सिखाता है कि रियलिटी भी रिलेटिव है। जैसे आप स्पिन को मेजर करने के लिए रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं,
वैसे ही आपकी जिंदगी के हर एक्सपीरियंस को भी किसी रेफरेंस से परखा जाता है। खुशी तभी महसूस होती है जब आपने दुख को जाना हो। शांति तब गहरी होती है जब आपने हलचल को देखा हो। यही कॉस्मिक प्रिंसिपल आपके भीतर चलता है। अब हम कॉस्मिक स्केल पर वापस आते हैं। इमेजिन कीजिए कि गैलेक्सीज एक धीमे कॉस्मिक बैले की तरह घूम रही हैं। सैकड़ों अरबों सितारे एक पैटर्न के अनुसार घूमते जा रहे हैं और वो पैटर्न किसी डिवाइन कोरियोग्राफी की तरह लगता है। पर डीप इनसाइड ये सब स्पिन की वजह से संभव है। इस रोटेशन के बिना यूनिवर्स केवल पार्टिकल्स का एक रैंडम क्लाउड होता, कोई स्ट्रक्चर या ब्यूटी नहीं। यानी कॉस्मिक ब्यूटी एग्जिस्ट्स बिकॉज कॉस्मिक स्पिन एग्जिस्ट्स। आप जो रात के आसमान में कॉन्स्टेलेशंस देखते हैं वो भी इस रोटेशन के बिना पॉसिबल नहीं होते। सो स्पिन इज नॉट ओनली अ लॉ, इट इज अ कॉस्मिक पोएम। अब एक और क्वेश्चन, क्या स्पिन कभी ओरिजिन के बिना एग्जिस्ट कर सकता था? क्या स्पिन यूनिवर्स का कारण है या उसका कॉन्सिक्वेंस? ये डिबेट आज भी फिजिक्स और फिलॉसफी दोनों में जारी है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि स्पिन क्वांटम फ्लक्चुएशंस की वजह से आया। कुछ कहती हैं कि शायद प्री बिग बैंग फेज में भी कुछ रोटेशन मौजूद था। और कुछ ये मानती हैं कि स्पिन सिंपली फंडामेंटल है, किसी कारण की जरूरत ही नहीं। ये अपने आप में एक एब्सोल्यूट ट्रूथ था। जिस तरह लाइट सिंपली एग्जिस्ट्स, स्पेस सिंपली एग्जिस्ट्स, ठीक उसी तरह स्पिन भी सिंपली एग्जिस्ट्स। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे महत्वपूर्ण रियलाइजेशन यह है कि स्पिन केवल यूनिवर्स को समझने का तरीका नहीं, बल्कि खुद को समझने का रास्ता है। क्योंकि जब आप इस कॉस्मिक डांस को समझते हैं, तब आप ये महसूस करते हैं कि आप भी उसी डांस का हिस्सा हैं। आपका हार्ट बीट रिदमिक है, आपका ब्रेथ रिदमिक है, आपके थॉट्स भी वेव्स में आते जाते हैं। नेचर ने हर स्केल पर मोशन को साइक्लिक बनाया है। ये सिंक्रोनी कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये वही यूनिवर्सल पैटर्न है जिसे हम रोटेशन कहते हैं। और अब हम उस अंतिम ट्रूथ की ओर बढ़ते हैं जिसे ये पूरा डॉक्यूमेंट्री रिवील करने की कोशिश कर रहा था। स्पिन शेप्स रियलिटी बिकॉज रियलिटी इटसेल्फ इज अ मोशन। कुछ भी स्थिर नहीं है, ना ग्रह, ना गैलेक्सीज, ना एटम्स, ना कॉन्शियसनेस। हर चीज किसी ना किसी तरह से घूम रही है। और यही निरंतर मोशन यूनिवर्स का सबसे गहरा सीक्रेट है। मोशन ही लाइफ है, मोशन ही टाइम है, मोशन ही एग्जिस्टेंस है। और जब आप आज रात सोने जाएंगे तो एक क्षण के लिए महसूस कीजिएगा कि आप एक स्थिर बिंदु नहीं है। आपके नीचे पृथ्वी घूम रही है, उसके नीचे उसकी गर्म कोर घूम रही है, आपके ऊपर चांद पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। सूर्य अपनी जगह से नहीं बल्कि गैलेक्सी के भीतर घूमता हुआ आगे बढ़ रहा है। और हमारी मिल्की वे पूरे यूनिवर्स के भीतर घूम रही है। और इस इनफिनाइट कॉस्मिक वर्ल्ड में आप भी घूम रहे हैं। आपका मन, आपके इमोशंस, आपकी सोल भी इसी डांस में शामिल है। यही है रोटेशन का सबसे सुंदर दर्शन। आप कभी अकेले नहीं, आप उस कॉस्मिक रिदम का हिस्सा हैं जो अरबों सालों से चल रही है और शायद अनंत तक चलती रहेगी। अब हमारी ये यात्रा यहीं पूरी होती है। आपने जाना कि स्पिन कैसे यूनिवर्स को शेप करता है, कैसे ये हमारे अस्तित्व को अर्थ देता है और कैसे ये एक कॉस्मिक ट्रूथ बनकर सदियों तक विज्ञान और दर्शन दोनों का केंद्र बना रहेगा। इस डीप कॉस्मिक रिफ्लेक्शन के साथ अब आप धीरे धीरे अपने भीतर शांति को महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि एग्जिस्टेंस केवल बीइंग में नहीं बल्कि बिकमिंग में है, एक इटर्नल रोटेशन में।